अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजीउद्दीन और मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उमर जावेद, जो कि एक तालीमी इदारे से मुंसलिक हैं और उनकी गहरी रिसर्च है सोशल साइंसेस पे, साइकोलॉजी पे और इंस्टीट्यूशनलिज्म और इस तरह के रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो डॉक्टर साहब, क्विकली अगर आप एक दो लाइनों में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहें और फिर हम आज के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तारुफ ऑलरेडी करा दिया आपने। मेरा ख्याल है उसमें मजीद मैं सोच रहा हूँ मैं क्या इसमें ऐड करूँ। सोशल साइंसेज की बात आपने कर दी, इसमें साइकोलॉजी की भी आपने बात कर दी, तो मैं इन सारी चीज़ों को काफ़ी तफसील से स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले कोई तकरीबन 15 साल से। मेरा जो एमफिल था वो भी इंस्टीट्यूशंस की जो ओवरऑल थ्योरी है उसके ऊपर था, और विद स्पेसिफिक फोकस टू बैंकिंग सिस्टम और इस्लामिक बैंकिंग वाला जो मॉडल है उसको मैंने एक्सप्लोर किया था फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव कि वो किस हद तक इंस्टीट्यूशन की थ्योरी है वो इस्लाम के जो आइडियल्स हैं उनके साथ मैच करती है। फिर मेरा पीएचडी पीएचडी था दैट वाज ऑन बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। फोकस था कम्युनिटी के ऊपर, कम्युनिटी किस तरह ऑर्गेनाइज करती है अपने आप को इन अ वे कि जिसका एक इकोनॉमिक आउटपुट भी एक नजर निकल के आए। उसके बाद से फिर बहुत सारे सवाल जवाब किस तरह के मौजूद पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि इंसान सब जगह इन्वॉल्व है तो ह्यूमन साइकोलॉजी इवेंचुअली आपको फिर देखनी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किए बगैर उनका जवाब मुमकिन नहीं था, तो इवेंचुअली सिंस लास्ट 4 5 इयर्स साइकोलॉजी को मैं स्पेसिफिकली बहुत तफसील से कोशिश कर रहा हूँ समझने की। इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं। एक इस्लामिक एंगल भी है, इमाम गजाली ने काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया हुआ है। और तसव्वुफ में भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ एंगल्स मिलते हैं। अम, फिर अगर आप कुरान को इस एंगल से फिर पढ़ना शुरू करें तो इवेंचुअली बहुत सारी मिसालों में कुरान इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, इंसान कैसे बिहेव करता है मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर। तो वो एक इस्लामिक एंगल भी आ रहा है उसका, और वो ऑफ कोर्स जो वेस्ट वेस्ट के जो लोग हैं उन्होंने, क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म की इश्यूज हैंडल कर रहे हैं इस वक्त या इश्यू से डील कर रहे हैं, बिकॉज उनका जो ओवरऑल वर्ल्ड व्यू है और उनका जो ओवरऑल जिस तरह से वो इंसान को देखते हैं, इंसान बेसिकली है क्या, तो नजरिया इंसान जो है उनका वो, क्योंकि एक गलत फाउंडेशन पे खड़ा हुआ है, तो इवेंचुअली उसके नतीजे में जो उन्होंने पूरा सेटअप क्रिएट किया, तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, और उनको समझने के लिए वो काफी, तो वो एक उस एंगल से भी देख रहे हैं मुख्तलिफ ठीक है। इश्यूज को, तो वो सही। कुछ काफी सारी डेप्थ ना वहाँ भी मिलती है आपको इवेंचुअली, ठीक बिकॉज है। बिकॉज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम देयर एक्चुअली फेस। जी। ठीक है, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह काफ़ी मल्टी डायमेंशनल आपका काम है। अच्छा, बेसिकली आप ये जो है, जो सुनने वालों को मैं बताता चलूँ कि ये हमारी एक टॉपिक पे डिस्कशन थी आपसी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार डिस्कस होते हैं और आपस में सिस्टम्स के हवाले से, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, उस पर मैं भी कभी कभार लिखता हूँ। मेजरली इस पर डॉक्टर साहब इस पर काफ़ी काम भी कर रहे हैं, इस पर अक्सर शेयर भी करते रहते हैं। तो इस हवाले से लोगों के सवालात होते हैं कि अच्छा जी, अगर सिस्टम्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली जो मॉडर्न आजकल जो चीज़ें राइज हैं, तो उसके क्या नुकसानात हैं, या वो क्यों करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, उसके फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो हमने सोचा इस डिस्कशन को हम रिकॉर्ड कर लें और आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि एक एसेट बन जाए और लोग जो है इससे फायदा उठा सकें। तो डॉक्टर साहब, कमिंग टू द मेन टॉपिक, कि जब हम बात करते हैं सिस्टम्स की, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि आजकल जब भी कोई इंसान या ग्रोह काम करना चाहता है, कोई भी माशरे के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता है, चाहे वो तालीमी मैदान हो, दीनी मामला हो या कोई और, तो सबसे पहले उसके दिमाग में नेचुरली यही थॉट आती है कि चलो जी, हम कोई इदारा बनाते हैं और जी सिस्टम्स बनाते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं। तो सही। क्विकली आप थोड़ा सा इस पर अगर रोशनी डालेंगे, एक तो सिस्टम्स या फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से आपकी मुराद क्या है, और फिर हम्म, क्यों इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, इस वाले से थोड़ी गुफ्तगू कीजिए। right। इसके अंदर क्विकली दो तीन चीज़ों को समझना जरूरी है कि वेस्ट ने जो इंस्टीट्यूशन का जो मॉडल इंट्रोड्यूस करा है पूरी दुनिया में, अ, वो तारीख में आपको बहुत ही एक आध जगह पे मिलता है, उसके अलावा आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। उसकी जो देर आर सम वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको कहीं और नजर नहीं आती। आप मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर उठा के देखें, मुसलमानों ने बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ा कलेक्टिवली चीज़ों को मैनेज किया है बहुत लंबे अरसे तक। इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर आपको उस तरह का निज़ाम नजर नहीं आता जिस तरह का वेस्ट ने क्रिएट किया। सिर्फ एक मिसाल आपको नजर आती है, जो चाइनीज हिस्ट्री के अंदर अगर आप 2000 साल पहले जाएं तो वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसमें ब्यूरोक्रेसी कहते हैं।
उसके उसके में थोड़ी सी तफसील में जाऊंगी। तो दैट यू फाइंड इन चाइना 2000 years बैक। फिर इवेंचुअली द सेकंड जो उसकी जो अकरेंस है दैट वाज किसी हद तक आपको चर्च के निज़ाम में भी वो उसके जरासीम नजर आते हैं। उसके बाद फिर जब आज से कोई 300 400 साल पहले जब इसने मॉडर्नाइज होना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि फाइन इस मॉडल को हम यूज करते हैं फर्दर। और हर जगह पे भले वो इंडस्ट्री हो या फिर कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पब्लिक यानी कि स्टेट का कोई इदारा हो, तो उसको हम उसी तरीके से चलाएंगे। तो उसमें खसूसियत ये होती है कि आप ह्यूमन एजेंसी को कंस्ट्रेन करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता उस मॉडल के अंदर। अ, हर बंदा एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉय की एक सर्टन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं और उसका काम ये होता है कि वो उन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है कि अगर आप उस काम को पूरा कर रहे हैं तो उसको आप somebody is going to measure your work and subsequently going to reward you or punish you accordingly। इसमें जो एम्प्लॉय हिमसेल्फ होता है ना, वो ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन को चेंज करूँ, राइट। और ऊपर से लेके जितने तक भी लोग होते हैं, तो फ्रॉम द वेरी टॉप किसी भी इदारे के, मतलब सबसे ज्यादा मिसाल के तौर पाकिस्तान की आप मिसाल दें। पाकिस्तान में भी अगर हम देखें, मिलिट्री इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। तो मिलिट्री का जो टॉप मोस्ट बंदा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसकी भी जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हुई है। और देर आर अदर इंस्टीट्यूशन, मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है या फिर दूसरे, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। वो बंदा खुद ये फैसला नहीं करता कि आर्मी चीफ की क्या जुरिस्डिक्शन होगी। और अगर वो एक उसको उसको वायलेट करेगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी वहाँ पर आर्टिकुलेट होते हैं। अच्छा, अब उसमें एक लोकल मॉडल है, उसके बाद फिर एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर भी है जो हर कंट्री की जो इंटरनल जो इदारे हैं उनको वो रेगुलेट कर रहा होता है या मॉनिटर कर रहा होता है। इस वक्त दुनिया में अगर हम देखें ना, तो वो लोकल एक सेटअप है, लोकल सेटअप के अंदर डिफरेंट हायरार्की है। और वो लोकल सेटअप एक इंटरनेशनल सेटअप के अंडर में आ रहा है। और ये पूरा जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है, इसको बनते बनते तकरीबन कोई साढ़े 300 400 साल लगे। कंटिन्यूसली जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में कॉलोनियलिज्म में पूरा रहा था, जिसके अंदर अंग्रेजों ने डंडे के जोर के ऊपर ये निज़ाम जो मुसल्लत किया बहुत सारी कॉलोनीज के ऊपर। फिर लोगों ने कहा कि फाइन कि हमारी आखिर इसी में कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। और फिर इवेंचुअली लोगों की पूरी तरीके से जहन साजी की गई कि हाँ, दिस इज हाउ द सिस्टम शुड वर्क। और आपको लोकल ऐसे लोग भी मिलेंगे, मिसाल के तौर पर सर सैयद अहमद खान है, आपकी अपनी हिस्ट्री में एक पर्सनैलिटी। उसके अलावा और भी यूल फाइंड पीपल जो उनने ये लोकल्स को एंडोर्स कराया कि भाई ये सिस्टम के अंदर घुस के ही आपकी आपकी है, अदरवाइज आप ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास। अच्छा, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल डायनामिक्स है उस वक्त शायद लोगों को इतनी ज़्यादा अंदाजा था नहीं। तो इवन मिसाल के तौर पर सब कॉन्टिनेंट में मदरसे ने भी उस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। मदरसा देवबंद जो था उसके बारे में कहीं मैं पढ़ा था, किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ था कि उन्होंने भी, और बड़ा प्राउडली वो डिस्क्राइब करते हैं, बड़ा हम सिस्टमेटिकली लेकर चीज़ों को चलते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो हमने उसकी चीज़ें तो वी हैव अप्लाइड दैट। अच्छा, अब जब आप उसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि वेस्ट में उनके वो चीज़ में डेप्थ में घुस जाते हैं और वो प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और बहुत सारे मसाइल क्योंकि वो उनके पास किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। जिस तरह हम ये कभी वेस्ट ने काम कर लिया तो हम भी वो काम करेंगे एज इट इज, तो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। तो दे कीप वेरी क्रिटिकल आई ऑन देमसेल्व्स। तो दे इवेंचुअली रियलाइज कि बहुत सारे काम इस निज़ाम के थ्रू नहीं हो सकते। इवन जो वो उनके अपने नजरियात के हिसाब से जो उनके आइडियाज हैं, सारे के तौर मॉडर्निज्म ने नारा लगाया था फ्रीडम का और इक्वालिटी का और मसावात का और प्रोग्रेस का eventually। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास लोगों को अंदाजा हुआ कि जिस निज़ाम के थ्रू हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, इसके जरिए ना इक्वालिटी आ रही है ना प्रोग्रेस हो रही है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना पीस हो रहा है, बल्कि उल्टा सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई और उसके नदियों में खून खराबा भी है बहुत सारा। अम, तो मॉडर्निज्म के खिलाफ फिर इवेंचुअली एक पूरी तहरीक स्टार्ट होती है यूरोप में और अफ्रीका में, फ्रांस में खासतौर पे, जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। और पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर जो है वो आपको बड़ा अच्छा एक क्रिटिक प्रोवाइड करते हैं। उनके पास सोल्यूशन नहीं है मसले का, लेकिन क्रिटिक बड़ा जरूर देते हैं आपको कि सिस्टम जो है वो कितना
क्या क्या कुछ कर रहा होता है, और एंजिनियर कहाँ कहाँ पे वो आपको कंस्ट्रेन कर रहा होता है, या फिर उससे क्या क्या उसकी जो लिमिटेशन है वो हैं, और उससे आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो यू विल फाइंड कि जो मतलब, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं उसको बिल्कुल समराइज करूँ, तो सिस्टम बेसिकली आपको एक छोटे से डब्बे में, हर इंडिविजुअल को, जो 85 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोग, 400 लोग, 1000 लोग काम कर रहे हैं एक इदारे के अंदर, तो हर इंडिविजुअल को एक डब्बे के अंदर बंद करता है। उस डब्बे के अंदर उस इंडिविजुअल ने क्या करना है, तो वो इंडिविजुअल खुद उसका फैसला नहीं करता, somebody else is deciding that। और उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी दूसरे डब्बे में घुस के किसी दूसरे काम में उतार होते। और उसको सैलरी भी उसी बात की मिली होती है कि भाई आपको ये काम हमने असाइन कर दिया, आपने बस ये करना है। अगर आपने कुछ दूसरा काम में कहीं पे आप इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो eventually you will not be seeing very positively। And now you have like tens of thousands of people working in large organizations। और हर बंदा अपने अपने डब्बे के अंदर बैठा हुआ है। तो व्हाट हैपेंस इवेंचुअली, कि उसके बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हैं, कि इंडिविजुअल फिर इवेंचुअली ये रियलाइज करता है कि यार मेरा मकसद ये है कि बस मैं इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूँ। इंस्ट्रक्शन से क्या आउटपुट निकल रहा है, अल्टीमेटली दिस इज नॉट माई कंसर्न। उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, दिस इज नॉट माई कंसर्न। वो वाकई अब क्योंकि उसके पास उसको चेंज करने की अथॉरिटी नहीं है, तो लेट्स सपोज उसके एक्सपीरियंस में आ रहा है कि जो भी वो काम कर रहा है उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है। अब लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है अपने सुपरवाइजर को बता कर। अब सुपरवाइजर के पास भी मिसाल के तौर पर अथॉरिटी नहीं है। सुपरवाइजर कहता है अच्छा चलो मैं बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट वो बात बात आगे ही हो जाती है। तो when you constantly experience these kind of things, so you are like कि यार बस उसको एज इट इज चल रहे, आप अपने दिल को मारते हैं eventually। इसमें अगर मैं अब थोड़ा सा जी जिसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करूं, जी जी। तो स्पेशली क्योंकि ज़रा हम कैपिटलिज्म के इसमें रह रहे हैं और पैसा हम्म कमाना एंड ऑल दैट, तो एक काउंटर हम्म आर्ग्यूमेंट कोई दे सकता है कि भाई अगर ये चीज़ इतनी इनफेक्टिव है फॉर एग्जांपल, हम्म तो भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बड़े बड़े इदारे हम्म जो हैं, जो सिस्टम जो डोमिनेट कर रहे हैं, वो तो चल ही हम्म नहीं चीज़ों पे रहे हैं, वो तो बनाते ही इंस्टीट्यूशंस जी हैं, जी फॉर्मल सिस्टम्स हैं। तो जी। फिर तो उनकी बात किस तरह से फिर फिट इन होती है? नहीं वो चलना मतलब जस्ट लाइक एक पैनाडोल आप खा रहे हैं, पैनाडोल आपका मसला हल कर रही है। ठीक है, आपको सर में दर्द होता है, पैनाडोल खा रहे हैं, ठीक है, तो पैनाडोल इज गिविंग यू सम रिजल्ट्स। और राइट, तो अगर कोई चीज से रिजल्ट आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं रिजल्ट साइड इफेक्ट, नंबर वन, नंबर टू, और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज नहीं। ऑलराइट, तो जब शुरू ये सिस्टम शुरू हुआ था, तो उस वक्त इसके साइड इफेक्ट्स का भी अंदाजा नहीं था, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज का भी अंदाजा नहीं था। लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने स्टडी स्टडी किया डिटेल में, तो उनको अंदाजा होना शुरू हो गया, फाइन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। और हर डोमेन के अंदर आपको क्रिटिसिज्म करने वाले मिलेंगे कि भाई ये बहुत मेजर इश्यूज हैं, इसकी जो सिस्टम की वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मतलब आप एक मैकेनिज्म क्रिएट तो कर सकते हैं इसमें, आपने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाल दिया उसको, बट व्हाट इवेंचुअली हैपेंस के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिस्टम उस मकसद को साइड पर रख के इसलिए एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है कि उसने खुद सर्वाइव करना है। और जिस मकसद के लिए अल्टीमेटली आपने बनाया होता है ना, वो साइड पर हो जाता है। उसका मकसद फिर ये होता है कि वो खुद सर्वाइव करे। चाइना में जो खास करके, मतलब जो चाइना की मैंने मिसाल दी थोड़ी देर पहले कि आज से 2000 साल पहले वहाँ पे ब्यूरोक्रेसीज उन्होंने एस्टेब्लिश की, तो इवेंचुअली ब्यूरोक्रेसी का जो भी मकसद था, रिसोर्स मैनेजमेंट और टैक्स कलेक्शन और वगैरह वगैरह, जो भी उनके मकसद थे, वो साइड पर हो गए। ब्यूरोक्रेसी का मकसद ये हो गया कि ब्यूरोक्रेसी ने खुद सर्वाइव करना है। और इवेंचुअली ब्यूरोक्रेसी इवेंचुअली एंड अप बिकमिंग लाइक अ पैरासाइट। और उसके फिर उसको उसने फिर ये किया, ये कि सोसाइटी को मैनिपुलेट करके इस तरीके से मैनेज किया कि वो अल्टीमेटली वो खुद सर्वाइव करे। उसमें रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रही हैं, उसके अंदर एफिशिएंसी के प्रॉब्लम भी इवेंचुअली क्रिएट हो रहे हैं, उसके अंदर जो एम्परर बैठा हुआ है, जो बादशाह है, वो भी, उसको भी वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं। कि भाई देखो, अब फालतू के अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी जो रेलेवेंसी है वो बरकरार रहे। अब मिसाल के तौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, मैं बस क्विकली इसको समराइज करता हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड राइट नाउ क्रिएट प्रॉब्लम्स सो दैट इट कैन जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी। मतलब मिसाल के तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बीमारियां क्रिएट करेगी इनडायरेक्टली, राइट।
और वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करी, तो वहां पे वो किसी ऐसी कंडीशन को बीमारी डिक्लेयर करके आपको वो उसका इलाज करने में मजबूर करेगी। मिसाल के तौर पर यूएसए के अंदर एडीएचडी की मेडिसिन दी जाती है। राइट, एडीएचडी बच्चों को डायग्नोस कराया जाता है और कहा जाता है कि ये बच्चा ये मेडिसिन खाएगा। और पूरी दुनिया में जितनी वो मेडिसिन रिकमेंड हो रही है वर्सेस यूएसए, तो यूएसए की ओवरऑल जो रिकमेंडेशन है मेडिसिन की, उसकी ज्यादा है क्वांटिटी कम्पेरेटिव वर्सेस द होल वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई एडीएचडी इज नॉट ए जेनेटिक प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर एडीएचडी इज नॉट ए प्रॉब्लम विद द चाइल्ड। बच्चे के साथ मसला नहीं है, बच्चे को आप मेडिसिन देके आप जिस एनवायरमेंट में बच्चा बैठा हुआ अनफॉर्चुनेटली बहुत नेचुरल है, बच्चा रिएक्ट कर रहा है उस अननेचुरल एनवायरमेंट से, तो उस एनवायरमेंट को ठीक करने की जरूरत है। ऑलराइट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वुड से कि नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम विद द चाइल्ड, इसको हमें मेडिसिन दी। ऑलराइट, साइकेट्रिक इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर पूरी आपको ये काम करती नजर आएगी। आप जो है वो ब्रीदिंग का तरीका आपको मिसाल के तौर पे डिस्टर्ब हुआ होगा, फॉर सम रीजन आपको सही तरीके से आप सांस नहीं ले, उसके नतीजे में बहुत सारी बीमारी क्रिएट होंगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वुड से यार प्लीज टेक दिस मेडिसिन। वो उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे, बिकॉज रूट कॉज तक अगर चले जाएंगे तो उनको उनके अपना सर्वाइवल वुड बिकम डिफिकल्ट। अब व्हाट हैपेंस इवेंचुअली, the corporate world eventually create research which justify its own existence, which justify its own products, despite, और वो रिसर्च जो ये साबित कर रही होती है कि नहीं भाई आप ये प्रोडक्ट है वो फायदेमंद नहीं है, उस रिसर्च को लिटरली दबाते हैं। और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फॉर एग्जांपल सिगरेट है, सिगरेट को तकरीबन जो कंसर्न साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया कि यार तो बहुत खतरनाक है फेफड़ों के लिए, उनको 30 साल लगे कन्विंस करने में, 30 years ऑफ एफर्ट। और वो जवान के बच्चे वो लगे हैं, उनको रेजिस्टेंस भी आती रही है, बट उन्होंने कहा नहीं भाई ये गलत काम हो रहा है, वी शुड रेज अ वॉइस। शुगर की इंडस्ट्री में मतलब बाकायदा, मतलब दिस इज एविडेंस इज अवेलेबल ऑन दिस पॉइंट के शुगर की इंडस्ट्री बाकायदा साइंटिस्टों को फंड करती है ताकि वो ऐसी रिसर्च प्रोड्यूस करें कि शुगर का आपको फवायद गिनवाए जाएंगे कि शुगर से ये फायदा होता है। और इस उस पूरे फिनोमेना को जिसके अंदर एक इंडस्ट्री रिसर्च फंड कर रही है, दैट इज नोन एज एग्नोटोलॉजी। मतलब एक फील्ड है सोशल साइंसेज के अंदर, दैट इज नोन एज एग्नोटोलॉजी। तो ये सिर्फ इस फिनोमेना को एक्सप्लोर करती है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड या इंडस्ट्री किस तरह साइंटिस्टों को फंड कर दिए है ताकि वो ऐसी रिसर्च प्रोड्यूस करें जो उनके फायदे में जा रही है, हालांकि रिसर्च इज नॉट फैक्चुअल, वो रिसर्च इज बोगस है एक्चुअली। एक DWTV की डॉक्यूमेंट्री भी थी इस पूरे इशू के ऊपर, किताबें लिखी लोगों ने। And lots of scientists are now just researching this particular phenomena, trying to highlight कि भाई ये क्या हो रहा है। मर्सी एंजल एक लंदन ब्रिटिश मेडिकल मेडिकल जर्नल है कोई, टॉप जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है उसकी एडिटर थी तकरीबन 20-25 साल, वो हार्वर्ड में प्रोफेसर है। उनकी किताबें हैं इसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम किस तरह करती है, अपनी मतलब की रिसर्च जो वो सामने लाते हैं, अपनी जो वो रिसर्च जो उनको उनको इवेंचुअली प्रॉफिट की तरफ लेके नहीं जा रही होती, उसको वो सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह की आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। ऑलराइट, अब इसराइल की जो वेपन इंडस्ट्री है, दैट टेस्ट इस वेपन ऑन पैलेस्टाइन, इसके ऊपर किताबें लिखी हैं लोगों ने, बुक्स आर अवेलेबल हमें बाय हिस्टोरियंस। इट्स नॉट कि एलेक्स जॉन साहब बैठ के जो वो अपने पॉडकास्ट के ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दे रहे हैं, तो एलेक्स जॉन इज नॉट द रेफरेंस, या फिर कोई दूसरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज नॉट द रेफरेंस। हिस्टोरियंस एंड एकेडमिक्स जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके इसके ऊपर इसको एक्सपोज किया सुना मिला को मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में, देयर इज लॉट्स ऑफ रिसर्च। तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, एक डॉक्यूमेंट्री कॉर्पोरेशन को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो उसका पार्ट 2 भी रिसेंटली आया, कोविड के केस में किस तरह इंडस्ट्री ने एक्सप्लॉइट किया पूरे क्राइसिस को। उसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर लिटरली देयर सजेस्टिंग के जो आपका कॉर्पोरेशन है, इट हैज टर्न इनटू अ साइकोपैथ। इसकी जो पर्सनालिटी अगर आप देखें तो इट हैज टर्न इनटू अ साइकोपैथ, बिकॉज कॉर्पोरेशन क्योंकि वो टेक्निकली इट इज रेफर्ड टू एज अ लीगल पर्सन, कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन। फिर उसको अगर कोई क्राइम कॉर्पोरेट क्राइम होता है तो कॉर्पोरेशन को आप पेनलाइज करते हैं, 4-4 5-5 बिलियन डॉलर की पेनल्टी पड़ रही थी तो गियर को तक पर। रिसेंटली कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे $4 बिलियन की पेनल्टी लगाई यूएस गवर्नमेंट ने। तो व्हाट व्हाट दे डू के दे लिटरली
मिसाल के तौर पर दिस माइंडसेट के इफ इट इज प्रॉफिटेबल टू ब्रेक द लॉ, यू ब्रेक द लॉ। ऑलराइट। और नॉम चॉम्स्की का क्लिप है इस डॉक्यूमेंट्री में, नॉम चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की इज अ बिग नेम। अब वो नॉम चॉम्स्की कह रहा है कि कॉर्पोरेशन जो है ना, इस द प्रॉब्लम इज नॉट विद द इंडिविजुअल्स बट विद द स्ट्रक्चर। जब वो इंडिविजुअल उस स्ट्रक्चर में आगे काम करता है, तो उसकी स्टेटमेंट है कि जिस तरह की है, यू माइट बी द नाइसेस्ट पर्सन, बट when you become part of a corporation, when you become part of a monster, you also end up becoming a monster। तो कॉर्पोरेशन को वो monster से कंपेयर कर रहा है। और जो इंडिविजुअल्स में काम करते हैं इवेंचुअली आगे वो भी फिर उसी नक्शे कदम पे चलना शुरू कर देते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू वर्क। ठीक है। अब पेप्सी की सबसे ज्यादा सेल्स होती है, पेप्सी या कोका कोला, कोका कोला है, कोका कोला की सबसे ज्यादा सेल्स होती है मैक्सिको के अंदर पर कैपिटा। और वहाँ पे डायबिटीज इज वन ऑफ द लीडिंग प्रॉब्लम, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मैक्सिको। ठीक है। और मैक्सिको ज्यादातर जहाँ पे लोग पी रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। और वो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वही बिजनेस कर रही है इवेंचुअली। ठीक है, तो इसमें इसमें दो एंगल्स हो गए ना, अभी तक हमने डिस्कस किए। एक हम्म। तो वो जो प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटीज हैं, वो किस तरह हम्म। से पैसों को और अपनी एग्जिस्टेंस को हम्म। सामने रखते हुए जो है वो उस हम्म। लूप में फंस जाती हैं। और दूसरा हम्म। स्टेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिसमें तीसरा हम्म। डायमेंशन ऐड हो सकता है, वो है वो सोशल एनजीओज। सोशल जो जी। एनजीओज या सोशल कॉजेज पे काम करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम्म। हम एक कॉमन मैन के लिए अगर आसान अल्फाज में हम एग्जाम्पल लेके समझा हम्म। सके कि फॉर एग्जाम्पल चले भाई, मैं चाह रहा हूँ कि यार दीनी तालीम के वाले से मैं कोई काम करूँ हम्म। या मैं कोई और रिलेटेड काम करूँ, तो अगर हम्म। दो इसमें लेवल है ना, कि अगर मैं इदारा बनाता हूँ तो कॉस्ट को उससे क्या नुकसान होगा अगर मैं कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरफ सही है। जाता हूँ, और फिर इंडिविजुअल्स जो उस पर काम कर रहे हैं उनको क्या नुकसान होगा, सही इसको है। थोड़ा हाईलाइट अगर कर दें। सही है। अच्छा, इसमें दो तरह के काम होते हैं। एक तो है कि कोई चीज बेचना, ठीक है। दूसरा है कि दूसरे इंसान को आप कुछ कन्विंस करना, या फिर उसको, तीसरा लेवल ये कि किसी सामने वाले इंसान को आप इंस्पिरेशन, इंस्पायर भी करना। ठीक है। तो जब इंस्पिरेशन वाला कोई ऐसा काम है इसमें आपने इंस्पिरेशन देनी सामने वाले को, राइट, तो वो एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करना इज वेरी, क्या कहते हैं, मतलब व्हाट डू यू कॉल इट, कि सामने वाला मतलब एम्प्लॉय अगर जितनी मर्जी में कोशिश करे तो सामने वाले को ये इंप्रेशन नहीं आ रही, बंदा तो एम्प्लॉय है, इसका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है। जो ये बात कर रहा है बेसिकली पैसे के लिए कर रहा है। ऑलराइट। अगर ये नहीं करेगा तो इवेंचुअली सारी चल जाएगी। हम्म। ऑलराइट। तो जो जो मॉरल अथॉरिटी है ना, द मोमेंट यू डिलीवर दैट पर्टिकुलर टास्क टू एन एम्प्लॉय, ऑलराइट, तो उस एम्प्लॉय की जो मॉरल अथॉरिटी दैट इज कॉम्प्रोमाइज। और कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर उसकी मॉरल अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड सामने वाले पे एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, ऑलराइट, तो वो वाला काम फिर इवेंचुअली आ नहीं सकता। अब अब्दुल सत्तार थी वर्सेस द एम्प्लॉय ऑफ अब्दुल सत्तार थी। ठीक है। और ये डॉक्टर अब्दुल बारी जेंडर्स हॉस्पिटल वाले हैं वर्सेस डॉक्टर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय। ऑफ्टर टाइम होता है कि एनजीओ के केस में अगर आप देखें तो जब तक कि वो जो विजनरी एंटरप्रेन्योर या सोशल एंटरप्रेन्योर जो भी आप कह रहे हैं उसको, वो बंदा मौजूद है ऊपर, तब तक तो वो अदारा चलता रहता है एक सही डायरेक्शन के अंदर। बट द मोमेंट द पर्सन डाइज, राइट, एंड अब जो नेक्स्ट बंदा आया है वो भी एम्प्लॉय है, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहा है। Now the whole institution now exists for the sake of its own survival eventually। ठीक है। Every individual is an employee, or every individual is uh, working there to get a salary at the end of the day। ठीक है। तो उसका मतलब एक आपका जो वो है इंटरेस्ट उस प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट हो गया। मीन्स जब तक ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, आपको सैलरी मिलती रहेगी इवेंचुअली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। ठीक है। एंड दिस होल सिचुएशन जहाँ पे वो प्रॉब्लम ही एलिमिनेट हो जाए आइडियली, दिस होल सिचुएशन या दिस डायरेक्शन इज नॉट वेरी आइडियल फॉर यू। और इवेंचुअली उसका नतीजे में ये होता है कि लेट्स सपोज आप किसी ऐसी डायरेक्शन में काम करें जिसमें बेसिकली यू फोकसिंग ऑन अ सिम्टम, बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि यार ओके यार ये तो सिम्टम है, और मुझे उसके अगले स्टेप पे जाना है, आई नीड टू वर्क ऑन द रूट कॉज। बट क्योंकि सिम्टम पे काम करना इज मोर प्रॉफिटेबल, इट इज ensuring your salary is better, तो you don't take the next step eventually in the direction of the, या फिर आप ये अगर ये रियलाइजेशन हो जाए कि यार फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लिनिक खोला किसी गरीब इलाके में, फ्री, दैट वाज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर,
और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज के जो असल बीमारी की वजह है ना वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, लोगों को जो साफ पानी पीने को नहीं मिलता और वो कंटामिनेट हो जाते हैं, बीमारी प्राइमरीली बीमारी उसकी वजह से फैल रही है। अब आपके पास पीछे से फंडिंग आ रही थी, आपने बोला ये मैं क्लिनिक को बंद करो, क्लिनिक इज नॉट द मेजर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, बिकॉज क्लिनिक में आप रिएक्टिव काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है आपके पास उसको आप ठीक कर रहे हैं, यू नॉट कटिंग द रूट कॉज। ऑलराइट, क्लिनिक बंद करो, लेट मी हायर कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड लेट मी क्रिएट अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर एरिया, अज्यूमिंग कि फंडिंग आपके पास अज्यूमिंग है इस टाइम पे। आपने थोड़ी, अब जितने भी डॉक्टर्स आपने हायर किए हुए थे वो क्या करेंगे eventually? ठीक है, अब मे बी यू आर अ विजनरी, यू आर लाइक यार ओके फाइन आई नीड टू, अब आप यू आर द वन हु क्रिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप तो डिसीजन ले सकते हैं, बट आप आपके जाने के बाद जो एम्प्लॉइज हैं क्या वो ये डिसीजन लेंगे जिसके अंदर दे वुड से कि यार ये बंद करो, बिकॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम इज के यहाँ पे लोगों को सही खुराक नहीं मिल रही, या फिर लोग जो है वो रात सो नहीं पा रहे। अब अगर आप रात को नींद पूरी नहीं हो रही बिकॉज ऑफ मच्छर बहुत ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, तो लैक ऑफ स्लीप इज अनदर कॉज ऑफ बैड हेल्थ, आपकी हेल्थ स्टाइल खराब रहती है। पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा, रातों को नींद सही नहीं हो रही, तो लेट्स सपोज व्हेन यू लाइक आपके पास फंडिंग मौजूद है, व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय यू आर नॉट वेरी लाइकली गो इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज उस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपकी अपनी नौकरी खत्म हो जाएगी, तो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इवेंचुअली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो फिर ये होता है बेसिकली जब आप इदारा बना के काम करना शुरू करते हैं, तो अगेन इसका मतलब नहीं इदारा बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए, देर आर सर्टेन, हर हर टूल की ना एक सर्टेन स्ट्रेंथ्स भी होती हैं और उसकी जो लिमिटेशन भी होती है, और किसी भी टूल को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसका बुनियादी उसूल ये है कि आप उसकी लिमिटेशन को सही तरीके से, क्योंकि समटाइम उसके अंडर यूज से इतना नुकसान नहीं हो रहा होता, होता है थोड़ा बहुत नुकसान उसको जब आप अंडर यूज करते हैं, लेकिन ओवर यूज से समटाइम ज्यादा नुकसान हो जाता है। वो उसी कोट है ना अब्राहम मास्लो की, कि अगर आपके हाथ में हथौड़ी है तो हर चीज आपको कील लग जाएगी, ठीक है, तो फिर आप हर चीज को फिर वो उसी उसी सोल्यूशन के जरिए, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड के व्हाट एग्जैक्टली इज द लिमिटेशन ऑफ ईच मॉडल, और उसको किस हद तक हमें इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर इदारा अगर आप बना भी रहे हैं ना तो मिसाल के तौर पर अब आपने कोई टेक्सटाइल फार्म है, टेक्सटाइल फार्म कपड़ा बना के बेच रही है, तो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट बना के डॉक्टर बेच साहब, रही बिफोर बिफोर गोइंग इनटू दैट कि ऑल्टरनेटिव्स है। क्या है ना, मैं चाहता था जी। क्विकली अगेन, क्योंकि मैं डेविल सर्टिफिकेट का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा हूँ ताकि लोगों हम्म। को क्लैरिटी मिले कि जैसे आपने बीच में दीनी मदारिस का भी जिक्र किया कि स्पेशली जब हम्म। अंग्रेज आया उस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, तो कोई हम्म। बंदा कह सकता है भाई ठीक है, इदारे के थ्रू सिस्टम्स के थ्रू वो हम्म। काम चल रहा है ना, और देखें दीन की इतनी हम्म। खिदमत हो रही है और हजारों हम्म। उलमा प्रोड्यूस हो रहे हैं और हम्म। हफाज हैं और दीनी हम्म। मूवमेंट्स भी हैं जो इसी पैटर्न पे इसी हम्म। सिस्टम्स और सही है। स्ट्रक्चर को लेके काम कर रही है, तो फिर आपको मसला क्या सही है, है। फिर से फायदा तो हो रहा है। दीन की बिल्कुल खिदमत नहीं हो रही, आई टोटली डिसएग्री विद दिस। मैं मदरसे के जो तालिब इल्म है उनके साथ में कंटिन्यूसली मेरी इंटरेक्शन रहती है, और वो जिस किस्म की सूरत हाल बताते हैं ना वो इट इज लिटरली हॉरिफाइंग, रोने का दिल करता है कि वो जो सिचुएशन है कि एम्प्लॉयज खड़े हैं और उन्होंने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं और वहां से शॉर्ट हो जाते हैं, तो उनके अ, मतलब इस्लाम का जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है ना कल्ब पे मेहनत हो, आपका जो कल्ब है वो रिफाइन हो, तस्किया हो। ऑलराइट, अगर आपका कल्ब रिफाइन नहीं हो रहा तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये जो उलमाए वो खुद कहते हैं जो मदरसे के तालिब इल्म हैं कि अगर आपने कल्ब पे मेहनत नहीं की तो व्हाट विल हैपन कि आपका जो इल्म हासिल आपने किया ना वो उसको आप नेगेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज रिस्क ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली निकल के आ रहे हैं who do not have this level of depth, उनके अपने कल्ब सही तरीके से रिफाइंड हुए हुए नहीं, ना ना सेल्फ डिसिप्लिन है ना करेक्टर है लोगों के अंदर। और ये प्रॉब्लम इज नॉट रीसेंट, अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कोट दिखाई अशरफ अली थानवी साहब की, उन्होंने इस मसले को आइडेंटिफाई किया कि भाई बगैर तस्कीर के आप उलमा प्रोड्यूस करे जा रहे हैं तो इवेंचुअली दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तस्किया होता है ताल्लुक से, और जब सामने वाला एम्प्लॉय हो ना तो ताल्लुक उस लेवल का नहीं होता इवेंचुअली जो विच इज रिक्वायर्ड। और दिस इज रियल टाइम प्रॉब्लम जो मदरसे के अपने लोग खुद बता रहे हैं आइडेंटिफाई करके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली इन द मदरसा एनवायरनमेंट, कि जो लेवल ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए टीचर उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक के साथ वो दैट लेवल ऑफ इंस्पिरेशन डू नॉट एग्जिस्ट।
आप अपने सिर्फ दिमाग को इंगेज आपने किया हुआ है। अल्लाह अकबर ने भी आइडेंटिफाई किया ना उस मसले को कि वो खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलों ने कहा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, तो वो खिर्द को तो आपने इंगेज कर दिया मेंटली, आपको आपने दरस निजामी कर दिया मिसाल के तौर पे, और आपने सारी चीजें समझ भी ली, फिर के सारे असूल समझ लिए, ठीक है, लेकिन आपका दिल जो है वो अलाइन नहीं। राइट, तो दिल पे जो मेहनत होती है ना वो उसकी नौयत बिल्कुल अलग होती है, और उसके लिए जो ताल्लुक होता है ना वो भी बिल्कुल अलग होता है, तो वो एम्प्लॉयज के जरिए नहीं होता। दैट हैज टू बी, उसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट चाहिए जिसके अंदर वॉलंटरली मेंटोर मेंटी आपस में एक दूसरे कनेक्टेड हो विदाउट एनी अदर इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें एक तो हो गया ना कि ऑपरेशनल लेवल पे जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स को, जो स्टाफ है उनके साथ क्या इश्यूज आते हैं। हम्म। अगर हम थोड़ा सा हम्म। बिग पिक्चर की तरफ देखें कि जो ओवरऑल कॉज है, जिस मकसद के तहत वो इदारा वजूद में आया था, हम्म। उस पे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स इस चीज़ के फिर एट द एंड ऑफ द डे पड़ रहे होते हैं। तो क्योंकि अगेन वही बात आ गई कि लोग कहेंगे भी देखिए, अगर दीन माशरे में जिंदा है तो इन्हीं इदारों की वजह से जिंदा है, अगर ये मूवमेंट्स जी ना जिंदा होती। नहीं है, हम टोटली डिसएग्री विद दिस, ये हम्म हम अपने यहाँ से झूठ बोल रहे हैं। हम्म। मतलब यहाँ पे अब आपको साहिल अदीम वाली टोन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा। तो दीन जो है ना बिल्कुल जिंदा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मतलब हम दीन के नाम पे मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जो जो जिस तरीके से दीन जिंदा होना चाहिए, दैट इज नॉट देयर। ना डिसिप्लिन है हमारी लाइफ में, ना हमें चीज़ों को, अभी रिसेंटली वो उठा, तीन तीन मदरसे के स्टूडेंट थे, उन्होंने टाइम लिया मुझसे कि सुबह हम आपसे मिलेंगे, हमने वक्त के ऊपर आपसे डिस्कशन करना है। मैं ठीक है फाइन आ जाए, कोई मसला नहीं। टाइम कमिटमेंट हुई। अम, तकरीबन 9 बजे, आपको नहीं, 8 8 बजे का टाइम था, 8 बजे आना था उन्होंने। 8:30 बजे मैसेज आ रहा है, वो मेरे पूछने पे कि मैंने पूछा भाई आ रहे हैं नहीं आ रहे आप लोग, कह रहे हैं वो एक बंदे ने जो कमेंट किया था, बल्कि एक बंदे ने कमेंट किया कि वो नाश्ता लेकर आए, और अगर आप आपने नाश्ते का अरेंजमेंट किया, हम नाश्ता लेकर आए। मैं कहा, ठीक है फाइन, मैं वेट कर रहा हूँ। और वो भाई साहब कह रहे हैं कि फोन नहीं उठा रहे, जो जिन्होंने नाश्ता लेकर आना वो फोन नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा चलो उससे पूछ, 2 3 दफा ट्राई करो, नहीं करा तो खुद ही आ जाओ, हम नाश्ता कहीं और से कर लेंगे। तो 1.5 घंटे के बाद जो है वो लोग, दो उनमें से दो आए। दो दो को आना, तो दो को कुछ पता पता नहीं कि वो किधर है। फिर हमारी डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, तकरीबन 11:30 बजे उनमें से एक बंदे का फोन आ रहा है कि क्या मैं आ जाऊँ। मतलब ये क्या हो रहा है भाई, हैं? तो टाइम टाइम मैनेजमेंट कभी कोई नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है, हमारे मदरसे के तालिब इल्म से आप इस तरह की हरकत है। फिर नफसियाती मसाइल हैं लिटरली, एक स्टूडेंट है दरस निजामी से वो काम कर रहा है, वो कह रहा है मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूँ, हैं? मतलब ये क्या हो रहा है भाई। अभी रिसेंटली यमीनुद्दीन साहब ने भी एक लंबी सी पोस्ट की थी, उसमें भी उसका भी खुलासा ये था कि भाई, अ, जब आप लोगों की हालत देखे बगैर, उनकी कैफियत देखे बगैर, उनकी इस्लाह किए बगैर एक आप उनको एक मुशक्कत में डाल देते हैं, तो फिर उसका नुकसान होता है eventually। राइट, अनफॉर्चुनेटली आपने फैक्ट्रियां लगाएंगी, फैक्ट्रियां लगा के आप एक्सपेक्ट करेंगे धड़ाधड़ हम जो है बहुत सारे उर्मा प्रोड्यूस कर देंगे, बट बेसिकली आप प्रोड्यूस कर क्या रहे हो। राइट, तो दैट हैज टू बी क्रिटिकली इवैल्यूएटेड, कि मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, और वो जो दिल वाला जो काम है, दिल वाला बड़ी तब्दीली की जो बात है, वो इस तरह फैक्ट्री लगा के नहीं हो सकती। और जो हम एक शो ऑफ क्रिएट करें ना, इतने सारे लोग प्रोड्यूस हो गए, तो वेयर इज अ क्वालिटी, क्वालिटी इज नॉट देयर अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं कि वही जो एक वेस्टर्न फ्रेमवर्क है, जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है, वो लेके इदारों पे एम्फेसिस किया गया, और इदारों में जब एम्प्लॉयज आ जाते हैं तो उसका उनका एक तो इस तरह से इंटरेस्ट भी इस तरह से नहीं रहता उनको, क्योंकि अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी करनी है, सैलरी लेनी है, सिस्टम में थ्राइव करना है। फिर वो जो है वो उनका कनेक्शन नहीं डेवलप हो पाता। अगर हम तालीमी इदारों की बात करें, स्टूडेंट्स के साथ वो जो मेंटोर और मेंटी का कनेक्शन है, मुरब्बी और उसी वजह से उनकी जो कल्ब है और जो उनकी इस्लाह है, वो अमल जैसे अफेक्ट जी होता है, और इवेंचुअली जो है फोकस हो जाता है कि नॉलेज देनी है, नॉलेज ट्रांसफर जी करनी है, याद करनी है और एग्जाम पास करना जी है, इंस्टेड के जी उस जी, चीज़ को एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंटरनलाइज करके अपने एग्जैक्टली कैरेक्टर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब वो जो आप इंटरनलाइज करना है ना, तो उसके लिए जो वो है मुरब्बी, ठीक है, उसको अपनी अंदर से वो कनेक्ट, और वो जो शागिर्द है उसके कल्ब में क्या कैफियत चल रही है, उसकी जात के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, उसकी नफ्सियात में क्या सूरत हाल चल रही है, उसके घर में क्या हालात चल रहे हैं। तो एक बहुत तफसीली डिटेल्ड तरीके आपकी इंटरेक्शन होती है उसके साथ, और उसी हिसाब से फिर वो मुरब्बी आपकी डायरेक्शन सेट करता है कि और वो ऐसा वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब 20 25 साल भी शायद लग जाए, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ फंसे हैं।
और आपकी पिछली जनरेशन कहाँ फंसी हुई है, तो आपके घर का माहौल बहुत करप्ट है, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे तरफ लेके जाते हैं तो वो इवेंचुअली आपको उस हिसाब से फिर लेके चलेगा। सो वेरी कस्टमाइज्ड वन ऑन वन फ्रेमवर्क, जो आपके सामने अगर 50 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं, तो टिपिकली मदरसे क्लासरूम वगैरह देखें तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, और वो तो ठीक है फाइन, उस मॉडल की इतनी भी कुछ कुछ चीजें आपने इसी तरीके से लोगों को सिखानी है, इसमें आप 100-50 हज़ार के मजबे को आपने कर दिया, ठीक है, बट दैट इज जस्ट वन टूल इन अमंग द वेरियस टूल दैट यू हैव, और वो जो कल की इस्लाम वाला जो काम है वो नहीं हो सकता इस तरीके से। थोड़ी बहुत शायद आप इंस्टॉलेशन ट्रांसफर कर दें, बट डिटेल में जो काम जो जिस तरह जिस नौकरी का काम इसको करने की जरूरत है वो काम ऑब्वियसली नहीं हो सकता ठीक है, सही है। अच्छा, एक बार हमारी आपस में डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें आपने जिक्र किया था कि फॉर एग्जांपल जो सिस्टम्स होते हैं या टेक्नोलॉजी है या जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली दे आर डेड थिंग्स ना, इनकी कोई सोल नहीं होती, उनकी कोई इमोशन नहीं होती। जी तो उस वाले जी से भी अगर थोड़ा कुछ आप रोशनी डालना चाहें कि उससे क्या मुराद है, हम्म, उसका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल कॉस्ट जी। पे। सिस्टम जो है ना वो टेक्निकली स्ट्रक्चर रूल्स, हम्म। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स और एक पॉलिसी की लिस्ट आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें प्रोसेसेस डिफाइन हुए हैं, प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं, और हर स्टेप को आपने एक इंडिविजुअल के हवाले किया हुआ है, ठीक है, और उसकी एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपने डिस्क्राइब की गई है, राइट। सोल इंसान की होती है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया ना, यू कैन लिटरली क्रिएट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इस पूरी चीज़ को ऑटोमेट कर दें, और मदरसे को पूरा ऑटोमेट किया जा सकता है जिस तरीके से मदरसे की तालीम हो रही है, आप पूरा रिकॉर्ड करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करें, राइट, और एक एआई बेस्ड मदरसा जो है क्रिएट हो जाएगा, एआई मुफ्ती भी आ है। सकते हैं वैसे तो। एआई मुफ्ती भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, 100% आ सकते हम्म। हैं, राइट, और उससे उसके बाद पूरा पीछे डाटाबेस होगा, और पिछले पूरे 1000 सालों में जितना काम हो रहा है सब डाल दो उसके डाटाबेस में, ठीक है? तो अब सवाल ये कि उस एआई का कोई कल्ब है, कोई दिल है उसका, कोई रूह है उसकी, राइट, तो वो ऑब्वियसली नहीं है। और इवेंचुअली जब आप अब ये जो है ना वो, जब तक आप आपने वो रूहानियत वाला मामला एक्सपीरियंस नहीं किया ना कि आप एक इंसान के साथ बैठे हुए हैं, उसके साथ उसका एक असरात आपके ऊपर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली मैं एक यूनियन साइकोलॉजिस्ट है लियोनल कॉर्बेट, उसने एग्जैक्टली ये बात की है, एक थेरेपिस्ट के ऊपर असरात आ रहे होते हैं अपने मरीज के, और मरीज के ऊपर उसके कैफियत, उनकी जात के अंदर जो कैफियत है उसके असरात जा रहे होते हैं उसके ऊपर। तो अब उसको उसने कहा कि आप उसको टेलीपैथी बोले हैं या उसको आप कुछ भी बोले हैं, देर इज सम कम्युनिकेशन गोइंग ऑन बिटवीन योर इंटरनल स्टेट और आप सामने वाले के ऊपर असर डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो असर वाला जो काम है ना, दिस नॉट ऑब्वियसली हैपनिंग। अब दिस ओनली ह्यूमन कैन एक्चुअली ट्रांसफर दिस इन्फ्लुएंस टू, अगर अगर मेरे मेरे मुरब्बी का जो इंटरनल मामला है वो ठीक है, तो इवेंचुअली मैं उसका टाइम गुजारूंगा, तो सिर्फ जो इंटरेक्शन है मेरी, हो सकता है मैं बैठ के सिर्फ ऐसे रैंडम डिस्कशन करूँ, ऐसी रैंडम मौजूद पे बात करूँ, लेकिन वो जो प्रेजेंस है, the presence itself eventually is going to have an impact over the period of time. तो ये वाली चीज है ना, दिस ऑब्वियसली कैन नॉट बी डन थ्रू दीज algorithms। अभी जो प्रोसेस स्ट्रक्चर और रूल्स की हमने बात की ना, दिस इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में दिस इज एन algorithm, सो स्ट्रक्चर रूल्स, राइट, और इंडिविजुअल्स, और क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड अभी सिस्टम नहीं चल रहा, ब्यूरोक्रेसी में इंसान अपने तो इंसान उस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है बस, राइट। और वो ये सवाल नहीं पूछ रहा कि ये अभी 40 लोग हैं कि क्या 40 के ऊपर एज इट इज मैं अप्लाई करूँ ये इंस्ट्रक्शन। हो सकता है कि इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन की जरूरत हो कहीं पर आपको, ठीक है। अभी व्हाट हैपेंड कि कुछ सेमेस्टर पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट था क्लास में, एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास थी, एंटरप्रेन्योरशिप, मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना प्रैक्टिकल उसको एम्फेसाइज करूँ। एक स्टूडेंट था क्लास में जो प्रैक्टिकली कर रहा था काम, और बड़े अच्छे अच्छे उसको उसका आइडिया था, इनोवेटिव भी था, और वो प्रैक्टिकली उसने डिस्क्राइब भी किया कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। वन स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा, पॉलिसी ये है कि आपने स्टूडेंट की अगर अटेंडेंसेस एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, एब्सेंसेस अगर एक्सीड करेंगी, छुट्टियां ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो आपको ऐप देना पड़ेगा स्टूडेंट, फेल करना पड़ेगा स्टूडेंट। और वो बीमार पड़ गया, वो स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योर था और उसकी एक्सीड कर एब्सेंसेस हैं, तो वाइद एंटरप्रेन्योर क्लास में, ये जिसको शायद वो कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं थी, है, उसको वो क्या किया सिस्टम ने, सिस्टम को भी तुम फेलियर हो, ठीक है, तुम ही क्यों कोर्स रिपीट करो, वाई, बिकॉज तुमने जो है वो, और जो स्टूडेंट शायद वो अपनी जिंदगी में शायद बिजनेस ना करें, वो अच्छे ग्रेड लेके निकल गए।
एज अ टीचर जो है वो अब आपके हाथ बंधे हैं। या तो सिस्टम ने, अगर आप मुझे अथॉरिटी दी भी ना कि हाँ भी कोई बात नहीं, आप देख लें अपने हिसाब से, आप कुछ करें, बट सिस्टम बिल्कुल ये कर सकता है कि मेरे हाथ बांधे एज अ टीचर। तो अब मिसाल है, बैरी श्वार्ट्ज है, बहुत सारी मिसाल थी। बैरी श्वार्ट्ज की टेड टॉक है, उसने एग्जैक्टली इसी तरह की बहुत सारी मिसालें दी। ये जो एग्जीक्यूट करने वाला है ना, वो देख रहा है कि मेरी एग्जीक्यूशन से जिस जिस इंसान के ऊपर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जुल्म कर रहा हूँ उसके ऊपर। बट क्योंकि मेरा सिचुएशन उससे तकाजा कर रहा है कि मैं ये एग्जीक्यूट करूँ इस तरीके से, तो एक जुडिशियल सिस्टम की उसने मिसाल दी थी, बच्चे को फॉस्टर केयर भेज दिया उन्होंने उठा के, बाय बिकॉज एक सर्टेन प्रोटोकॉल डिफाइन हुआ। बाप जो वो अल्कोहल टेस्ट किया पुलिस वालों ने, और अल्कोहल थोड़ी सी निकल के आ गई, चले जी आप जो है ना, हमारे सिस्टम में डिफाइन ही हुआ है कि बच्चे को पकड़ के आपने फॉस्टर केयर में डालना 3 महीने के लिए। जज रियलाइज कर रहा है कि भाई ये बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है, और राइट पुलिस वाले उनको पता है कि ये नाइंसाफी हो रही है, बट एवरीबडी सपोज टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। इस तरह की उसने बहुत सारी मिसालें दी कि जब आप मजबूर करते हैं ना लोगों को, तो उनकी ह्यूमन एजेंसी, मॉरल एजेंसी, यू हैव अ सेंस, आपको लग रहा है कि यार ये सिचुएशन में इस तरीके से होना चाहिए, दैट इज मच बेटर फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। उसको नॉर्मलाइज नहीं कर रहे आपको, आप उसको, बट उस स्पेसिफिक सिचुएशन में आप, तो अक्सर अगर किसी मुफ्ती साहब के पास अगर आ जाए ना फतवा देने के लिए, तो आपकी हालात और वाकयात को देख के फिर इवेंचुअली आपको आपके हिसाब से फिर वो, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जिस चीज आपको जो चीज अलाउ कर रहा है मुफ्ती, हो सकता है कि मुझे अलाउ नहीं करे, किसी और शख्स को वो अलाउ ना करे, बट इट इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, योर इमोशनल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट, आप उस चीज पर अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। राइट। तो अब ह्यूमन एजेंसी या मॉरल एजेंसी की प्रेजेंस आपको थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री नजर आती है, थ्रू आउट, खलीफा से लेके। आई थिंक, सॉरी सॉरी आपके, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई जी। थिंक इसमें एक और एंगल ये भी है कि जब आप किसी कोई, चाहे वो प्रॉफिट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है कोई और, जब आप किसी हम्म। सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम्म। रिलायंस क्योंकि सिस्टम पे ज्यादा है, तो यू बिकम अ हम्म। रिप्लेसेबल कंपोनेंट, यानी आपको जैसे हाँ एग्जैक्टली। और आपको मैनिपुलेट हाँ। आसानी से किया जा सकता है। हाँ एग्जैक्टली। जी जी। हाँ, उसमें फिर ऑफ कोर्स एज आपको पता है आप रिप्लेसेबल कंपोनेंट है, आप रिप्लेस उस वक्त नहीं होंगे जब आप फॉलो करेंगे हम्म इंस्ट्रक्शंस को, डिस्पाइट द फैक्ट इंस्ट्रक्शंस आपको लग रहा है कि ठीक नहीं। ठीक है, और ऑफन टाइम इंस्ट्रक्शंस ठीक भी होती हैं, बट क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, लोग आपके साथ जो आ रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, रियलिटी डायनामिक, रियलिटी स्टैटिक नहीं। और जितना ज्यादा बड़ा सिस्टम होगा उतना ज्यादा वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। और ये इनफ्लेक्सिबिलिटी वाला जो क्रिटिक है ना, ये बहुत पुराना है। मैक्स वेबर एक बड़ा पुराना सोशियोलॉजिस्ट गुजरा है, उसने ये स्टैब्लिश किया था कि भाई ये सिस्टम जितना बड़ा होता होता जाएगा उतना इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। और वो जब इनफ्लेक्सिबल तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, कुछ अरसे के बाद ये इररिलेवेंट हो जाएगा माशरे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और एंड देयर विल बी मिसमैच। अब एजुकेशन सिस्टम पे सबसे बड़ा क्रिटिक है दुनिया में, वो एग्जैक्टली ये कि इररिलेवेंट हो गया, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और ये इररिलेवेंट है। अब वो दुनिया जिस डायरेक्शन में गई है वो सही है गलत है ये अलग बात है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल मैच नहीं कर रहा उसके साथ, और वो चेंज होने की भी कुछ सूरत हाल आपको नजर नहीं आ रही। और जो बड़े साइंटिस्ट हैं वही भी कह रहे हैं कि इवन कोई बड़ी रिसर्च भी नहीं हो पा रही पिछले कुछ 30-40 सालों से। अभी मैं आयन मैकलड्रेस को कहीं सुन रहा था, तो उसने भी ये मेंशन किया कि जो बड़ी डिस्कवरियां हुई हैं साइंस की दुनिया में, वो आज से कोई 70-80 साल पहले तक हुई हैं। उसके बाद से साइंटिस्टों ने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसी जमाने में जो डिस्कवरियां हुई उसी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना चाहिए मजीद। और एरिक आइंस्टीन एक और बंदा है, उसने भी एग्जैक्टली ये बात कही थी कि अपने कि जो फिजिसिस्ट है ना, वो टारगेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो नेट नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो असल काम नहीं करते। क्योंकि उनको उनको डर लगता है कि असल काम अगर उन्होंने किया तो उनकी रिसर्च को कोई गलत इस्तेमाल न कर ले, मिसाल के तौर पर आई डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट ओपनहाइमर, ये बड़ी मशहूर फ्रेज है। वो जो इन्वेंटर है ना, वो अगर कोई ऐसी चीज इन्वेंट भी कर लेना, तो हो सकता है दुनिया में बहुत सारी चीजें इन्वेंट हुई हो आपको पता भी ना हो। क्यों? क्योंकि उस इन्वेंटर को ये खौफ हो कि मेरी इस इन्वेंशन का कोई गलत इस्तेमाल हो जाएगा। Right? तो दिस इज व्हाट सिस्टम एक्चुअली डू इवेंचुअली। अच्छा, आप जो बीच में, मैंने आपको थोड़ा इंटरप्ट किया था जब वो जिक्र कर रहे थे कि जो इस्लामिक, अगर हम हिस्ट्री की बात करें,
कि पहले किस तरह से काम होता था, उसमें अगेन सम पीपल मेक दिस आर्गुमेंट कि भाई उस वक्त भी तो इदारे थे, वो बैतुल माल को बाद लोग रेफर करते हैं, किसी और चीज़ को जी जी रेफर करते हैं। जी तो वो जो जब जी हम इदारे का टर्म यूज कर रहे हैं, जी एक तो वो जी इदारा और आज के इदारे में क्या फर्क है, जी और फिर देन वी जी कैन टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स कि अच्छा भाई अगर जी व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स। जी। जी। तो इस्लाम ने सबसे पहले तज़किये पे काम किया और लोगों को एम्पावर किया। ठीक है। और वो लोग जो एम्पावर्ड थे, इन सेंस कि उनके उनकी कल की डायरेक्शन भी ठीक है, या कम से कम कुछ लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जिनकी डायरेक्शन ठीक है, जो बंदा लीड कर रहा है उस पूरे सेटअप को, और जो टॉप जो लीडरशिप है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी जरूरी है, और उनकी कल की जो डायरेक्शन है वो भी जरूरी है। जो नीचे के लोग हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको वो में भी शायद थोड़ा इतने उस लेवल की शायद ना हो, बट कम से कम जो लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, खलीफा मिसाल दैट दैट पर्सन हैज टू बी, और वो है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी। तो इट्स अ वेरी मच इंडिविजुअल ड्रिवन फिनोमेना। और जब वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि ये इदारा जो है वो इंडिविजुअल ड्रिवन है, इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी अपनी एजेंसी, उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी इंटुइशन, उनके अपने जज्बात वगैरह, वो उनकी अपनी मॉरल अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें उस हिसाब से वो आगे पीछे हो सकती हैं थोड़ी बहुत। तो जब आप ये मॉडल वेस्ट में लेके जाकर उनको पिच करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं भाई दिस इज नॉट ऑल एक्सेप्टेबल, क्योंकि वहां का जो मॉडल है वो इंडिविजुअल को डिसएम्पावर करता है, बिकॉज इंडिविजुअल उनके अपनी तारीखी पस मंजर के हिसाब से ट्रस्टवर्दी नहीं है। इस्लाम ने इंडिविजुअल को पहले ट्रस्टवर्दी बनाया, उसके तस्कीर के प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की। दिस इज द स्टेप। ठीक है। तो ऑब्वियसली वेल हलाक को मैं कहता हूँ, खुदा का वास्ता वेल हलाक को पढ़े लोग, क्योंकि उसने बेसिकली इसी कंट्रास्ट को उसने बड़ा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि वेस्ट का जो मॉडल है वो क्या है, उसने पूरा डिस्क्राइब किया, और जो इस्लामिक मॉडल है उसको डिस्क्राइब किया। कुछ इसमें बातें ऐसी हैं जो इस किताब में जिस पे आप एतराज कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो जो मकसद है उस बुक का वो ये है कि जो आपको आपके सामने बड़ा एक क्लियर कंट्रास्ट आ जाता है कि वेस्टर्न मॉडल में इंडिविजुअल एजेंसी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इदारा जो है वो मशीन की तरह काम करता है, और इंडिविजुअल बस काम ये कि वो उसमें आके एग्जीक्यूट करे उस इंस्ट्रक्शन को जो इदारा ने उसको बताई है। जो मुसलमानों ने ऑर्गेनाइजेशन, मैं इदारे की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो वी नीड्स कोई दूसरी इस्तेलाह में चाहिए, क्योंकि इदारे की इस्तेलाह में यहाँ इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, नज़म कह बैतुल सकते हैं माल हो सर, गया, नज़म कह नजम सकते क्या, हैं। हाँ। निजाम 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 सिस्टम, वही हो गया। नहीं, तो ऑर्डर, ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर या ऑर्डर, नज़म। हाँ, ऑर्डर हो गया, हाँ। तो जो ऑर्डर बनाया, ऑर्डर इज मोर ऑफ वेरी मैक्रो टर्म। ठीक है। जो मैक्रो लेवल का सिस्टम है उसको ऑर्डर कह सकते हैं। तो बैतुल माल को आप ऑर्डर, या वक्फ ऑर्डर, या बाजार का जो मैकेनिज्म उसको ऑर्डर नहीं कह सकते। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में भी सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई तो हमें कोई दूसरी इस्तेलाह इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आई एम श्योर की तारीख में मुसलमानों की तारीख में कोई ना कोई इस्तेलाह होगी इसके लिए, वो निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि मुसलमानों ने ये सारी चीज़ें बनाई और मैनेज किया चीज़ों को बहुत बड़े स्केल के ऊपर। तो एक चीज़ जो नज़र आती है ना थ्रू आउट, कि इस ज़माने में कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बहुत फास्ट नहीं था, और ऑटोमन एम्पायर अगर आप देखें तो बहुत बड़े रगे पर फैली हुई थी। तो उस जमाने में आप सेंट्रलाइज तरीके से चीज़ों को नहीं चला सकते। बिल्कुल कॉमन सेंसिकल सी बात है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज एक बंदा बैठा हुआ है इस्तांबुल में, और वो सब जगह हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है और हर चीज़ पे इंस्ट्रक्शन, दिस नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज आप घोड़े में बंदे को बिठा के आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे एंड के ऊपर, तो पहुंचते पहुंचते उसको महीना लगेगा। ऑलराइट। तो इलाके या शहर या गांव, देवर डिसेंट्रलाइज इन सेंस के वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते थे हर चीज को। उनकी जो सोशल मसाइल है वो भी, अगर वो वेट करें ना कि हुकूमत से कोई बंदा आएगा ठीक करने के लिए मसले को, तो वो तो 2-3 महीने की कम्युनिकेशन की आप बात करें, तो वहां पे इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट हर चीज आपने खुद ही से मैनेज करनी है। तो उसके लिए मुसलमान जो थे वक्फ बना देते। वक्फ का एक सिस्टम था आपके पास, कि आपके पास जमीन है, उसको एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसको आपने बोला भी 20% जो है, अभी मैं कहीं किसी को मुझे बता रहा था कि 50% ऑफ मुस्लिम लैंड वॉज डेडिकेटेड एज वर्क, 50%। अब उस लैंड के ऊपर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, बाजार है, मसाला बाजार से रेंट आ रहा है, ठीक है, उसका 50% जो है गोइंग टू मस्जिद की मेंटेनेंस है, या किसी मदरसे की मेंटेनेंस है, या किसी हॉस्पिटल की मेंटेनेंस है। ऑलराइट। और लोगों ने खुद ही डेडिकेट किया होता इंडिविजुअल। अब फिर एक और किसी ने आर्गुमेंट किया कि वक्त का जो सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट मैनेज करेगी। कोई गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सकती तो जमाने में, गवर्नमेंट इज नॉट दैट केपेबल। कोई चाइना का सिस्टम थोड़ी अभी आपको, जिस तरह चाइना जो हर चीज को मॉनिटर कर रहा है, पार्ट ऑफ, यू डोंट हैव दैट सिस्टम देयर।
टू मॉनिटर एवरीथिंग। तो लोग खुद ही चीज़ों को चलाते थे। जो आपका काजी का सिस्टम था वो भी अगेन इट वाज अ वेरी इंडिविजुअल ड्रिवन। आपके बिजनेस में अगर आप देखें तो बिजनेस का साइज हमेशा छोटा रहा है, क्योंकि वो आपको बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस नजर नहीं आती इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। छोटा बिजनेस है, फैमिली ओन कर रही है, और फैमिली के हेड का इंतकाल होता है तो वो बिजनेस डिवाइड हो जाता है, तो ओनरशिप इज कंटिन्यूसली बीइंग डिवाइडेड इनटू जो आपके आने वाले लोग हैं उनके अंदर। तो वो छोटा मॉडल है, इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ह्यूमन एजेंसी इज देयर, ह्यूमन एजेंसी जो आपको जिसके जिसके लिए वेस्ट ने वो इदारा बनाया कि ह्यूमन एजेंसी को साइड पे कर दें लोग। तो ह्यूमन इज नॉट ट्रस्टवर्दी। वो जिस लेंस से देख रहे हैं ना इंसान को, इंसान सेल्फिश है। और राइट, इंसान जो है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी की थ्योरी सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बनी हुई है। और तो क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, सेल्फिश है, देयरफॉर उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता अनलेस वो ही प्रूव्स अदरवाइज। तो इवेंचुअली यू हैव एन इंस्टीट्यूशन जो उसको उस पर नजर रखे हुए है, उसको कंस्ट्रेन किया हुआ है, उसको छोटे छोटे डब्बे में बंद किया हुआ है, आप उस डब्बे से बियॉन्ड जाकर वो काम नहीं कर सकता। और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको वेस्ट में हर जगह नजर आती है। साइंस के अंदर नजर आ रही है, एकेडमिया में नजर आ रही है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नजर आ रही है। राइट। तो तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है ना, उसका मतलब ये नहीं कि उससे आपको फायदा भी हो रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास एक फैक्ट्री है जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी ऐसी फूड प्रोडक्शन देके दे रही है जो दैट इज गिविंग यू। आप कार्बोहाइड्रेट्स खा के हम सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोटीन की भी जरूरत है, आपको विटामिन की भी जरूरत है, आपको दूसरी चीजों की भी जरूरत है। ठीक है, तो आप सर्वाइव तो कर जाएंगे कुछ अर्से तक, बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन आपको नताई नजर आना शुरू हो जाएंगे। नताई तकरीबन 100 150 साल से नजर आ रहे हैं, इट्स नॉट के नजर नहीं आ रहे। जो हर तरह के थिंकर ने, हर तरह के इंटेलेक्चुअल ने आके बोला कि भाई ये हमने किस डायरेक्शन में माशरे को लेके जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है और इसकी वजह से नुकसान होंगे। अब कार्ल यूंग को मैं बहुत ज्यादा कोट कर रहा होता हूँ, तो कार्ल यूंग ने इसको आइडेंटिफाई किया था आज से कोई 100 150 साल पहले, 100 साल पहले तकरीबन, कि वेस्ट का मिसाल के तौर पर इंसान जो है ओवर डिसिप्लिन हो गया है, और उसकी जो रूह है ना वो बिल्कुल सफोकेट हो गई है। अब क्योंकि इस बड़े लेवल सिविलाइजेशन के लेवल के ऊपर आप चीजों को लेके चल रहे होते हैं, और कोई अभी फिलहाल ऐसे ऑल्टरनेटिव अभी मौजूद नहीं है दुनिया में, और सब डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो अब वो लूला लंगड़े तरीके से हम उसको सिस्टम को चला रहे हैं। सिस्टम के अंदर एक जो खसूसियत है कि इट हैज अ वेरी गुड कैपेसिटी टू शो ऑफ। शो ऑफ बड़े अच्छे तरीके से करता है, प्रेजेंटेशन है इसकी, दैट इज वेरी पावरफुल। और प्रेजेंटेशन में लोग फिर हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर सर थोड़ा समराइज करेंगे जो मैं आपकी बात समझ सका हूँ कि वेस्टर्न जो अप्रोच है उसमें इंसानों पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, और जो है वो समझा जाता है कि सेल्फिश है, वो सही फैसला नहीं करेगा, हम्म, लिहाजा रिलाय किया जाए सिस्टम्स पे और एसओपीस पे और हम्म, टेक्नोलॉजी पे कि वो इंसान की हम्म, जो मोरल एजेंसी है उसको महदूद कर दे, वो समाधि ना कर सके, हम्म, और जैसा जी, सिस्टम कह रहा है वैसी ही वो चीज़ चलती जी, रहे। और जी, एज कम्पेयर टू, इन कंट्रास्ट टू दैट, जो इस्लामिक जो हमारा तरीकेकार है उसमें कि इंसान का हम्म, पहले तज़किया जाता है, हम्म, तज़किया किया जाता है, और फिर उसके ऊपर रिलाई किया जाता है कि ही विल मेक द हम्म, राइट चॉइसेस। और जो जी, स्पेशली आपने इवन कंस्ट्रेंट भी बताया कि पहले ज़माने में पॉसिबल भी नहीं था कि हम्म, कम्युनिकेशन का फ्लो स्लो था, जी, और तो जी, इंसानों पे रिलाई किया जाता था। अच्छा, अब इस हवाले जी, से काफ़ी हमने इसको टॉपिक को जो प्रॉब्लम्स के हवाले से काफ़ी डिस्कस कर लिया कि उसमें क्या क्या हम्म, उसके नेगेटिव्स हैं, लेकिन अगर हम कहें कि अच्छा जी, अगर हम चाहते हैं कि इसका ऑल्टरनेट फिर क्या हो, नंबर पहला सवाल तो ये है ना हम्म, कि ऑल्टरनेट क्या है, कि जी आज कोई खैर का काम करना चाह रहा है या इवन बिजनेस भी करना चाह रहा है, तो अगर वो हम्म, सिस्टम्स पे या फॉर्मल सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस पे हम्म, रिलाय ना करे तो फिर क्या करे, पहला हम्म, सवाल ये। हम्म, दूसरा ये कि क्योंकि आपने बताया कि एक काफी अर्सा गुजर गया है कि लोगों का तज़किया उस तरह से नहीं हो रहा, तो एक तरह से हम भी वहीं खड़े हुए हैं कि हम भी इंडिविजुअल्स पे अगर कंप्लीटली रिलाय करना शुरू कर देंगे विदाउट चेक्स एंड हम्म, बैलेंसेस, विदाउट जी, एनी सिस्टम्स, तो फिर उसको कैसे हैंडल जी, करना पड़ेगा जी जी। प्रैक्टिकल टर्म्स में? जी जी। वो ना कि अगर आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है, या फिर बिल्डिंग एक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसकी फाउंडेशन भी खराब हो गई है, तो आप ना फाउंडेशन को इग्नोर करके ऊपर से आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते। तो चीजें जो बिल्ड होती हैं स्टेप बाय स्टेप। और जैसे हर मुस्लिम जो उम्मा है ना, उसका भी एग्जैक्टली मोरल इस तरह का मसला है कि जो बिल्कुल जो फाउंडेशन है आपकी वो शेक हो गई है। राइट, और उस फाउंडेशन अगर आपकी शेक हुई है, और उस फाउंडेशन के ऊपर अगर आप चीजें बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, या कहीं पर आपने खेती बाड़ी करने की फसल उगा रही है लेकिन जमीन खराब हो चुकी है, मिट्टी खराब हो चुकी है उसकी, तो आप
उसके ऊपर खेती बाड़ी शुरू कर दें, और कौन सी मशीनरी में इस्तेमाल करूँ जमीन में हल चलाने में। जमीन में तो हल बाद में चलाएंगे ना, पहले तो देखिए ना वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, सेम वो थोड़ी वाली जमीन है या फिर दूसरी तरफ कंटामिनेट हो गई है, तो वो दैट दैट प्रॉब्लम हैज टू बी एड्रेस फर्स्ट। तो जो पहले आपकी जो फाउंडेशन है दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, और जब तक उसको आप करेक्ट नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आप इन अ वे वेस्ट को ही रेप्लिकेट कर रहे होंगे विद इस्लामिक टच। इस्लामिक टच किस तरह फैली है ना आज की, तो हम इस्लामिक टच ला के, इस्लामिक बैंकिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। तो हम इस्लामिक टच के साथ जो है वो वेस्ट को रेप्लिकेट करते रहेंगे, और इस मुगालते में रहेंगे कि हमने जो है वो इस्लामी एक निज़ाम की तरफ हमने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वी हैव टू गेट टू द रूट्स, फाउंडेशन। और भले जितना टाइम लगे, पर जब तक फाउंडेशन आपकी ठीक नहीं होती उस वक्त तो यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग ऑन द टॉप। ठीक है, तो तो अब थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लें इसको कि हाँ। यानी कि लेट से आज कोई बंदा, आज जो है वो मई का महीना है, 2024 है, और कोई डिसाइड करता है कि हम्म। अच्छा जी मैंने एजुकेशन की फील्ड में, मैंने दावा की हम्म। फील्ड में, किसी और फील्ड में हम्म। मैंने काम स्टार्ट करना है, और हम्म। मैंने वो गलतियां नहीं करनी जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क में है या अप्रोच में है। जी। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं किस तरह से अपने काम को ऑर्गेनाइज करूँ, किस तरह से स्टार्ट करूँ ताकि उन मसाइल से हम्म। बच के एक बेहतर फाउंडेशन पे हम्म। चीज बिल्ड की जा सके। हम्म। अच्छा, इंडिविजुअली एक अशरफ अली थानवी साहब का कोट मैंने ये देखा था कि वो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि भाई क्वांटिटी फोकस ना करें, क्वालिटी पे फोकस करें। ठीक है, तो एज अ पर्सनल कैपेसिटी आपकी जो भी लिमिट है ना, तो वो यू शुड नॉट ट्राई कि भी मैं हजारों लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर दूँ विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हजारों लोग आपने प्रोड्यूस करने हैं, या एक आपने तमाशा लगाना है जिसमें हजारों लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये उसमें डेफिनेटली आपके पास बड़ा क्विक एक ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने एक इस्लामिक स्कूल है बड़ा मशहूर, मेरी खिड़की से नजर आ रहा है सब सामने, मैं कर कैमरा थोड़ा सा यूं करूँ तो आप भी देख सकते हैं उसको। यहाँ से जो है वो तकरीबन सैकड़ों लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं हर साल में। वेस्टर्न मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया, और बड़े एक बड़े आलिम दीन है कराची के, बड़े मशहूर, उनकी सरपरस्ती में चल रहा है। राइट। बट जिस तरह की हरकतें मैंने होती हुई देखी यहाँ पे, मैंने कानों का हाथ लगा दिया। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को सेकुलर स्कूल में भेज दूंगा, मैं यहाँ नहीं भेजूंगा। वहाँ तो इस्लाम के नाम के ऊपर वो चीज़ सीखेंगे ना, इस कदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इस कदर कॉपी कर रहे हैं वेस्ट को, वेस्ट के ट्रेंड्स को, आइडियाज को, जिसकी कोई हद नहीं। तो क्वेश्चन इज कि व्हाई डू यू नीड टू प्रोड्यूस। अल्लाह में ये थोड़ी पूछे कि आपसे कि आपने हजारों लोग क्यों प्रोड्यूस किए हैं। तो हमें तो ये पूछेंगे ना कि आपने नेक नियति के साथ जो भी कैपेसिटी आपने वो क्या काम किया आपने उसके अंदर। तो और अल्टीमेटली सोसाइटी को चेंज करना, मतलब अल्लाह ताला ने आपसे करवा दिया तो वेरी गुड, बट वन शुड नॉट बी विद दिस आइडिया कि भाई तो, कि मैं पूरे माशरे को तब्दील कर दूँ, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव दैट। अपेरेंटली आपको नजर आ रहा है कि हाँ भाई मेरे पास इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है इस टाइम पे, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज है यू शुड फोकस ऑन दैट एंड सी कि व्हाट कैन बी डन विद दिस रिसोर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर तस्किए पे काम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तस्किए काम पे काम करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है। राइट, राइट नाउ इमाम गजाली का एक फ्रेमवर्क है जिसमें मतलब इफ यू आस्क माय ओपिनियन, तो मुझे वो काफी बेहतर लगा कंपैरेटिवली। उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, लोगों को उसकी डायरेक्शन में लेकर आना पड़ेगा। तो जब तक आपके पास ऐसे लोग नहीं होंगे जिनका ऑलरेडी तस्किया वो हुआ नहीं है, उस वक्त तक यू कैन नॉट। तो दैट दैट पर्टिकुलर फोकस इज इम्पोर्टेंट। अब उसके लिए मिसाल के तौर पे the idea of creating some idara for that particular purpose is completely out of the question, because अगर आप इदारे को बना के भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो I don't think you're able to understand what exactly is being required, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल है दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है। और अभी जब हम सेल्फ अवेयरनेस की वर्कशॉप की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी अगेन हम सब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। राइट, वो एक्चुअल तस्वीर का प्रोसेस नहीं हो रहा होगा उसमें ऑब्वियसली। और वो डिस्कशन करना जरूरी है इसलिए बिकॉज कुछ चोटें हमें ऐसी लग चुकी हैं पिछले 100 150 साल में, और उसकी वजह से एक खास किस्म का साइकोलॉजिकल मेकओवर ऐसा हमारा बन गया है कि उन नफ्सियात की जुजियात को फोकस में लाना कम अज कम जरूरी है। और जब तक हम उस फोकस में नहीं लाएंगे ना, तो इवेंचुअली वी विल नॉट बी एबल टू करेक्ट आवरसेल्व्स। तो अभी मैंने एक जमीन भाई से मैंने सवाल पूछा कि आप ये जो वर्कशॉप करा रहे हैं, कोई वर्कशॉप करा रहे थे वो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, कैसे कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को कराएंगे जो 4 दिन से जिसको पानी नहीं मिला, भूख भूखा प्यासा बैठा हुआ, 4 4 दिन हो गए, वो किसी भटक गया था कहीं जंगल वंगल में, और वो 4 दिन से वो खाना खाया ना उसने पिया है। तो क्या ऐसे इंसान को आप ये वर्कशॉप कराएंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा ऑफ कोर्स।
पहले उसको हम रिकवर करेंगे ऑफ कोर्स, और वो जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो बहुत सारी बातें जो है ना वो बहुत आगे की स्टेज की हैं। और वो किसी ने मुझे रेकमेंड किया, कशफुल माजू पढ़े हैं वो, अ, बड़े एक दाता गंज बख्श, उनकी लिखी हुई किताब है। मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा वो तो, ये तो मतलब एक आम आदमी पढ़े तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाए, बिकॉज जिस स्टैंडर्ड की वो बातें हो रही है उस किताब के अंदर, तो आप तो बहुत ही पीछे खड़े हैं। मतलब आपकी टांग टूटी हुई है और आप एक ऐसे बंदे को देख रहे हैं जो 100 किलोमीटर एक ही सांस में भागना शुरू कर दे हैं, और यहाँ पे आपकी टांग टूटी हुई। ठीक है, पहले आप उस टांग को ठीक करके उसको चलना तो शुरू करें ना, है, फिर उसके बाद भागने की बात आएगी। जी तो ठीक है। वो ये इस तरह के मसाइल हैं। ठीक है तो और एक, अनफॉर्चुनेटली जी। ठीक है तो एक तो ये हो गया कि हम यानी कि क्वांटिटी पे फोकस ना करें, क्वालिटी पे फोकस करें, यानी कि क्वालिटी फोकस हाँ, जरूरी वी है आर जी। नॉट एक्सपेक्टेड कि हमने हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। हम हम्म। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन पे काम करें और यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट हम्म। करें। लेकिन अगेन जी। वही बात आती है ना कि यानी कि जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है आप प्रॉब्लम्स को तो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आप हमें हम्म। अब एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन भी तो देना। तो अगेन कमिंग बैक टू हम्म। माई ओरिजिनल क्वेश्चन कि ठीक है जी, मैं अब कुछ काम करना चाह रहा हूँ या कोई भी बंदा कोई काम करना चाह रहा है दीनी हवाले से, तालीम के हवाले से, हम्म। तो अब वो क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शन है? अब वो एक तो वो जो अगर ग्रो बनाना चाह रहे हैं, उसे आप इदारे का नाम नहीं दे रहे, जो भी उसको नाम देना चाहें, उसके लाइक माइंडेड लोग हैं जिसके साथ जुड़ के उस कॉज में हासिल होना चाह रहे हैं, तो उसकी हम्म। नौयत क्या होगी, वो किस तरह से तस्किया कर सकते हैं या क्या ऑप्शन है, एंड देन वो उस काम को कैसे कंडक्ट करेंगे, बोथ इन द केस ऑफ कि वो सोशल काम कर रहे हैं या प्रॉफिट जनरेटिंग कोई इनिशिएटिव कर रहे हैं। उसके हवाले से अगर आप कुछ शेयर कर सकें। प्रॉफिट जनरेटिंग वाला तो नहीं हो सकता उसका ना, विद द मोमेंट यू ब्रिंग इन प्रॉफिट, तो आप यू आर गिविंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज टू द सामने नहीं, आई एम वाला, टॉकिंग अबाउट द राइट? तो बिजनेसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ कॉजेज। मैं एक सेपरेट चीज ऐड कर दी इसमें, उसको हम क्या? बाद में कर लेते हैं, पहले से लेट्स टॉक अबाउट द सोशल हाँ। कॉजेज ओनली। जी जी। ओके। तो अगर हम सोशल कॉज पे लिए किसी दीनी हवाले से हम्म। कोई काम करना चाह रहे हैं, तो व्हाट आर द स्टेप्स हाँ। जो एक बंदा ले सकता है ताकि उसमें ये इस हम्म। तरह के मसाइल भी ना और क्वालिटी हाँ। फोकस वो काम कर सके। अब इसमें हम देखेंगे आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम कहीं पर, अगर मिसाल के तौर पे आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आपकी कोई दुकान है मिसाल के तौर पे, आप परचून की दुकान आपकी है या कुछ भी है, तो उसमें से आप कितना टाइम निकाल सकते हैं इस काम के लिए? टिपिकली तबलीग वाला जो मॉडल है कि आप ज्यादातर आपको वो लोग नजर आएंगे तबलीग में जो उनका अपना बिजनेस है, जो एम्प्लॉयड है वो आपको शायद नजर नहीं आए, बिकॉज वो जो टाइम निकालना है ना आपने, मतलब 40 दिन के लिए अगर आपने दुकान, तो दुकान को किसी और को हैंड ओवर करते हैं, तो भाई होता है उनका, कोई रिलेटिव होता है कोई और वो 40 दिन के लिए निकल जाते हैं तबलीग के ऊपर। तो अभी मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, थोड़ी देर पहले मिसाल भी मैं दे रहा था, तो वो वालिद साहब की फैक्ट्री है। वालिद साहब ने कहा कि तुम ये काम नहीं करो, तुम दीन का काम करो बस, तुम दीन की तालीम हासिल करो और दीन तुम इस गुजारिश करो, मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूँ, पीछे से फैक्ट्री चल रही है। ठीक है? तो अब इस तरह के लोगों को जो एक्चुअली सामने आ रहा है, अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अब आपके साथ जो डिस्कशन हो रही है, इस तरह मैं सोशल मीडिया पे भी छेड़ता रहता हूँ, और भी दो चार इनिशिएटिव लेने का प्लान है, तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और, और इवेंचुअली टाइम निकाल रहा हूँ मैं बीच में थोड़ा बहुत इस काम के लिए। काम मतलब ऐसा करे जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना खाए। अब आप बैंक में एम्प्लॉयड एम्प्लॉई हैं तो आप छोड़ दें, इस्लामिक बैंक में भी किसी में कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा उसी काम के अंदर कि आप कोई फैमिली को भी टाइम टाइम देते, बड़ी बात है। तो बंदे को काम नंबर वन ऐसा चूज करना चाहिए कि उसको उसके पास टाइम निकला है। ठीक है? और इवेंचुअली फिर जब टाइम आपके पास बच रहा है, तो फिर आप उसको लगाएं इस काम के अंदर। कोई जो काम वॉलंटरली करने की जरूरत है ना, तो वो मतलब दैट कैन नॉट बी डन एनी अदर वे। अब इज इट पॉसिबल कि वी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर अगर फ्लो फुल टाइम इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स उनको घर भी चलाना है, तो वो क्या करेंगे एक्चुअली, और वो कोई दूसरा सपोर्ट भी नहीं कर रहा। ठीक है? तो वो फिर ऐसी यूनिवर्सिटियां दुनिया में जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लोगों को सैलरी भी दे रही हैं अपने टीचर्स को, और वो जो इवन वेस्ट के अंदर आपको ऐसी यूनिवर्सिटियां मिलेंगी जो एंडोमेंट फंड है उनके पास, एंडोमेंट फंड वो अमाउंट का इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने, वहां से प्रॉफिट आता है, उससे वो खर्चा निकालते हैं। तो मोर और लेस वर्क फॉर अ मॉडल इनडायरेक्टली। तो वक्फ का एक मॉडल है जो मुसलमानों ने बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट यूजिंग दैट राइट ना। तो लेकिन वक्फ बनाने के लिए का मतलब ये है कि फिर आपको बहुत सारे जो मुखिया हजरात है उनको कन्विंस करके उस आइडिया सोल्ड आउट करना पड़ेगा, और इनको लाना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म पे, वो फिर अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा डेडिकेट करेंगे और आस्क करेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, शॉर्ट टर्म में नहीं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में डिपेंडिंग अपॉन अगेन व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू। अगर मकसद लेकर टच किया तो तस्वीर काम का एक्चुअली ये हो सकता है कि आप अपने ऐसी कोई सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो जिसमें आप मैक्सिमम टाइम अवेलेबल,
20% टाइम आप वहाँ लगाएं, 80% टाइम आप इस काम में लगाएं। तो इस तरह की कोई अरेंजमेंट फिर इवेंचुअली बन जाए, दैट कैन बी समथिंग दैट कैन बी। ठीक है। और चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे लेट से हम डोनेशन इकट्ठी कर ले कोई बंदा, या इंडोमेंट वाला मॉडल ले ले, तो हम्म। फिर जो उस टीम की शक्ल होगी, क्या उसमें भी जैसे आपने बात की सैलरीज हो सकती हैं जो लोग डेडिकेटेडली इस पे काम कर रहे हैं, तो हम्म। वहाँ पे भी फिर अगर एसओपीज और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमने अप्लाई कर दिया, फिर मसला मसाइल वही आ जाएंगे ना। तो फिर हम्म। उसका उसका स्पेसिफिक ऑल्टरनेट क्या होगा कि ठीक है, ये जो टीम है ये कैसे काम करेगी जॉइंटली उस मकसद को हासिल हाँ। करने के लिए। अम, और क्या इस हवाले से कोई ऑलरेडी एग्जाम्पल हैं? जैसे मुझे याद पड़ा कि मेक्सिको में शायद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक कोई थी जो ह्यूमन कनेक्शन पे या मोरल एजेंसी को ज्यादा हाईलाइट करती है। मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, इट्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई बिलीव। ब्राजील में ब्राजील या मैक्सिमो में, हाँ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। बिजनेस है, बिजनेस की बात कर रहे हैं, जी बिजनेस जी है जी कोई। जी जी जी। सैमको की बात तो नहीं कर रहे, रिकार्डो सैमको सैमको। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो हाल आपसे एक बार डिस्कस अच्छा। हुआ था काफी पहले। जी जी। अच्छा, हाँ, अगर मैंने, तो मैं तो वो ब्राजील में ऐसी ही मिसाल दे रहा था रिकार्डो सैमलर की। बट रिकार्डो सैमलर वो बिजनेस चला रहा है, वो ही इज नॉट डूइंग इट फॉर सनी। एक स्कूल डेफिनेटली उसने स्टार्ट किया है। वो स्कूल के अंदर टीचर का काम सिर्फ कोऑर्डिनेटर का है, टीचर से कोऑर्डिनेट करता है, टीचर को सिखाता नहीं है बच्चों को। बच्चे खुद ही एक्टिविटीज के जरिए सीखते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये मॉडल भी अगेन उसकी लिमिटेशन है, अगर आपने ये वाला मॉडल यूज करना है रिगार्डो से वाला, तो इसमें अगेन तस्कीर वाला काम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इस मॉडल तस्कीर को वाले काम में, इस मॉडल को हम छोड़ देते हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई लेट्स से एंडोमेंट हमें हमें मिसाल के तौर पर मुखैर हजरात जो है मिल गए और हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द गोल, क्या करना चाह रहे हैं, लेट्स अल्टीमेट क्या लेट लेट्स आउटकम क्या है जी जी, लेट्स उसका। लेट्स लेट्स पिक, जैसे आजकल कोई बंदा मदरसा चला रहा है, लेट्स है ना, वो एक जो इस तरह हम्म। के वो कहता है चलिए मैं समझ गया हूँ मसला क्या है, नाउ आई वांट टू हम्म। रेक्टिफाई इट, नाउ व्हाट आर द हम्म। ऑप्शंस डू आई हैव, मेरे पास मुखैर हजरात हैं जो पैसे देने को तैयार हैं या एंडोमेंट है। अब मैं क्या करूँ, किस तरह से चीज़ों को फॉर्मुलेट करूँ, कैसे रन करूँ डे टू डे बिजनेस। आइडियली ये होना चाहिए कि जो मदरसे में उस्ताद है ना, उस्ताद का एक इंडिपेंडेंट बिजनेस हो। मतलब वो छोटा सा कोई एक छोटी सी दुकान है कहीं दुकान में, ठीक है, वहां से उसकी सोर्स ऑफ इनकम आ रही हो। वो अपने 50% टाइम वो दुकान मैनेज करो, और 50% टाइम वो मदरसे में आके पढ़ाओ आइडियली। कि जैसे ही आप उसको मदरसे के साथ उसकी सैलरी को लिंक करेंगे ना, तो उसकी जो मॉरल एजेंसी वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होनी चल जाएगी। ठीक है? तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। बिकॉज द मोमेंट यू आर टेकिंग समबडी, किसी से अगर आप सैलरी ले रहे हैं ना, तो आपको फिर उसकी बात भी सुननी पड़ती है। अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो फिर आपको खामोश भी होना पड़ता है, आपके पास आपकी डिपेंडेंसी है उसके ऊपर। ठीक है? तो मदरसे में मिसाल के तौर पर 20 उस्ताद हैं, तो 20 उस्ताद की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई आप मिसाल के तौर पर मदरसे के जो टीचर्स होते हैं उनकी कितनी सैलरी होती है, और वो उसी सैलरी में गुजारा भी कर रहे होते हैं। बहुत एक नॉर्मल सा अमाउंट मिल रहा होता है, फिर वो बच्चों को कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा के, बट अगेन द अमाउंट इज नॉट वेरी हाई। अगर उनको छोटी सी कोई दुकान ऐसी लगा के दे दी जाए कहीं पर, जहाँ से उनकी इनकम आ रही हो, और राइट, और वहाँ पे दुकान पे वो मौजूद भी हो खुद, दुनिया जिस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रही है वो भी उसके साथ उनको उसका भी एक्सपीरियंस होगा उनको रियल टाइम है। ये भी बहुत जरूरी एंगल होगी अपनी अपनी ट्रेनिंग का। कुछ भी दुनिया के जो मसले मसाइल चैलेंजेस हैं, अगर आप सड़क पर ठेला भी लगाते हैं तो किस तरह के आपको हालात का सामना करना पड़ता है। तो दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम, एंड सब्सिक्वेंटली कुछ टाइम आपने वहां गुजारा। 3 साल के दर पे मदरसे के स्टूडेंट हैं, वो एक दुकान मैनेज कर रहे हैं, जिससे एक इनकम आ रही है, जिससे और घर चला रहे हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी बारियां लगा रहे हैं, भाई आज तुम्हारी बारी मदरसा बढ़ाने की, कल इसकी बारी, तो तीसरे तीसरे दिन इसकी बारी। जितना आप डिसेंट्रलाइज करेंगे ना, बट अगेन इससे पहले उसकी तरबियत की जरूरत है ऑफकोर्स। क्या वो इंटरनली इतना कन्विंस्ड है, वो उस उस्ताद के अपनी दुकान लगने के बाद बोलेगा नहीं, मेरी दुकान तो मेरी अपसेट हो गई, अब मुझे कुछ काम दूसरा करने की जरूरत नहीं, मैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, और वो निकल जाए अपने काम के ऊपर। राइट। ठीक है, तो वो इज ही इंटरनली कन्विंस कि हाँ भाई आई नीड टू, मैं इसलिए दुकान पे काम कर रहा हूँ बिकॉज मुझे टाइम मिल जाए और मैं 3 घंटे 4 घंटे मदरसे को डिस्को चाहिए। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन समझ में आ रही है। अब ये करके देखना पड़ेगा, और थोड़ी आसान बिल्कुल भी नहीं, आप नॉट सेइंग बहुत बड़ा आसान सा काम, इसमें हिस्टोरिकली हमारे पास कोई नॉट इजी एट ऑल। हिस्टोरिकली हमें कोई एग्जांपल मिलती है? जैसे पहले आपने कहा कि मुसलमान जो है वक्फ का सिस्टम या जो भी इसको नाम दे चलाते रहे,
तो वो हम्म। किस तरह चला जाता है वहाँ पे भी, अगर फुल टाइम वेजेस होती थी तो वो इन चैलेंजेस को कैसे मैनेज करते थे, इस वाले से हमें कोई रहनुमाई वही मिलती? वही ये आइडिया वहीं से लिया मैंने। हम्म। बस ये इस तरह की आपको मिसालें वहीं पे मिलेंगी हम्म। कि इंडिविजुअल है वो मिसाल के तौर पर मुफ्ती है, ठीक है, और मुफ्ती एज अ मुफ्ती वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है किसी इलाके के अंदर, लोग अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं उसके पास। Now he is doing this purely voluntarily, उसकी फैमिली पीछे बैठी हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए, और वो पूरी जिंदगी काम नहीं करता, वो 3-4 साल ही काम करेगा और बोलेगा ओके फाइन, मैंने अपना रोल पूरा कर दिया, somebody else will do this, ठीक है, फिर कोई दूसरा आ जाएगा उसी जगह पे। और ये पूरा जो मैकेनिज्म है दैट इज प्योरली डन ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी कमिटमेंट। अब वो वॉलंटरली लोग उसी को कमिट करेंगे ना जब उनको उसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा होगा। आपका एक आपकी फैमिली बिजनेस करी कहीं और आप वो एक इंडिविजुअल को आपने इस काम के लिए डेडिकेट कर दिया। आई थिंक वेद लाख ने इसके बारे में लिखा है, और एक और किताब है मेरे पास, द गॉड डिल्यूजन, सॉरी, द गॉड शेडो, ऑटोमन इम्पैक्ट पर किताब किसी ने लिखी थी, नजर नहीं आ रही है, शायद देखी है। तो गॉड डिल्यूजन में भी उसने काजी का जो सिस्टम था ना, खासतौर पर उसके बारे में सुनता है कि सुल्तान सलीम ने जाके आज से कोई 400-500 साल पहले फर्स्ट टाइम फॉर्मुलाइज किया, फर्स्ट टाइम। उससे पहले तो वो इन्फॉर्मली चलता हुआ है, मतलब 1000 साल वो इन्फॉर्मली चला सिस्टम। 1000 साल एक मैकेनिज्म चल रहा है इनफॉर्मली, मतलब वेस्ट के अंदर हमें 300 साल में लोग वहाँ चीखें निकल गई उनकी कि भाई ये सिस्टम नहीं चलेगा। वो 1000 साल तक सिस्टम चलता रहा है। तो उसका मतलब है कि हिस्किया भी हो रहा था, लोग प्रोड्यूस भी हो रहे थे, लोग जो है वो मजीद लोगों को प्रोड्यूस भी कर रहे थे उसी प्रोसेस में, और दैट वाज डन ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। तो अगर आपने हॉस्पिटल चलाना है तो वहाँ पे तो डॉक्टर की सैलरी रखी जा सकती है, बिकॉज डॉक्टर इज ट्रीटिंग फिजिकल प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही आप रूहानियत की तरफ आते हैं और रूहानी बीमारी का इलाज आपको करना है, और वहाँ पे यू आर चार्जिंग समथिंग फॉर दैट, तो वो उसकी भी मिसालें देते हैं। आपने आपने भी शायद कोट की थी कुछ 2000 पहले कि कोई साहबी थे और वो प्रॉफिट निकाल के बड़ा अच्छा है, तुमने दिस इज बेस्ट सैलरी दैट यू हैव रिसीव्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। लेकिन वो आती है वेरी कॉन्टेक्चुअल, वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब दैट वाज परफॉर्म। और जनरली अगर आप देखें ना, तो अगर वो इतनी अप्रिसिएशन होती तो आपको पूरी इंडस्ट्री नजर आती, पूरी इस्लामी तारीख में, बिकॉज प्रॉफिट में लॉस कर दिया उसको, तो आप पैसे चार्ज करें उसके ऊपर। तो मुसलमानों ने पैसे चार्ज नहीं किए जनरली। तो आप थोड़ा और आप हाईलाइट कर सकते हैं कि, क्योंकि ज़रा आजकल के दौर में कमोडिफिकेशन ऑलमोस्ट हर चीज़ की हो जाती है, क्योंकि पैसा कमाना हम्म, मकसद बन गया है लोगों का। जी, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपको लगता है कि एटलीस्ट इन एरियाज में जो है ना, हमारा जो मकसद है वो पैसा हम्म, कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि वॉलंटरली उन एरियाज पे काम करना चाहिए हम्म, होगा? फॉर एग्जाम्पल हेल्थ है, क्या उस पे ऐसा होना चाहिए, या ये तालीम और तरबियत है, रूहानी मामला से खाली इसका ताल्लुक है? इनको अगर थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें। जितनी भी सोशल नेसेसिटी है उसको फॉर प्रॉफिट में बनाएंगे बेसिस पे चलाएंगे ना। पानी हो गया, पानी इज अ बेसिक नेसेसिटी, ठीक है, आपकी हेल्थ केयर इज अ बेसिक नेसेसिटी। तो मुसाफिर है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके उनके जो गेस्ट हाउसेस थे दैट वाज वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटी इन इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है। आपकी इवन जो सड़कें और पुल वगैरह उनकी मेंटेनेंस वाज आल्सो डन थ्रू वक्फ। और अगेन वो सल्तनत उस्मानिया से कोई बंदा नहीं आता था ठीक करने के लिए। बिल्कुल लोकल बेसिस के ऊपर लोग चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेज कर रहे होते थे खुद से। अम, तो देर इज ए पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अगर आप बोले, या फिर उसको पब्लिक भी नहीं कह सकते वहां पर, पब्लिक का मतलब है कि गवर्नमेंट कर रही है उसको, ठीक है। तो इट्स अ सोशल सोशल कुछ आपकी सर्विसेज ऐसी हैं जिनका बेसिक नेसेसिटी से आपका ताल्लुक है, तो दे कैन नॉट बी run for profit, because the moment you, because ultimately objective is to eliminate a problem, ठीक है। और अगर आप प्रॉब्लम, assuming you reach a point hypothetically जहाँ पे किसी एक इलाके से वो मसला मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया, पॉवर्टी मिसाल के तौर पे तारीख में कई मिसाल ही नहीं कि वो पॉवर्टी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई। अब आपने इदारा बनाया पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए, उसमें आपने एम्प्लॉय रखे हैं,
तो पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी, और वो नए 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 गरीब लोग प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपके इलाके के जो लोग, आपके इलाके के लोग तो वहाँ नहीं पा रहे। सही। सही है। तो ये इस तरह के इश्यूज है ना, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट अ प्रॉब्लम। बीमारी हो गई, बीमारी को एलिमिनेट करना अल्टीमेटली आप, जहालत है उसको एलिमिनेट करना अल्टीमेटली आप। ठीक है। तो बदयांती है उसको एलिमिनेट करना अल्टीमेटली आप। तो वो जो इश्यूज है जहाँ पे कोई चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए आप काम करें, तो दैट शुड बी डन इन अ वे जिसमें आप उसकी एब्सेंस से अपने आप को फाइनेंशियल इंटरेस्ट अटैच नहीं किया, बिकॉज इवेंचुअली उसकी एब्सेंस पर आप मेंटेन रखने में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। जहालत को मेंटेन रखने में आपका इवेंचुअली, अगर आपका नहीं होगा तो इवेंचुअली आपके बाद जो लोग आएंगे, जो एम्प्लॉयड होंगे उस, और अदर एम्प्लॉय चला रहे होंगे सिस्टम को, दे विल बी इनडायरेक्टली। पेप्सी पेप्सी वुड, किन लोगों से पूछा जाए ना कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट क्यों बना के बेच रहे हैं, तो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हार्मफुल थोड़ी है, कोई नुकसान नहीं है, इस प्रोडक्ट का क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। भाई भाई आप एक जैसे एक सर्टेन लिमिट में पिए, आपसे किसने कहा कि आप दिन में जो है 4 बोतल पिए? उस तरह की आपको जस्टिफिकेशन देते हैं बच्चे। तो व्हाट हैपेंस कि आप अपनी जो मॉरल डेफिनेशन है ना, जो आप उसको आप इस तरह चेंज करते हो, तो जो आप काम कर रहे हैं ना, तो वो आपको पॉजिटिव होकर के मिल जाता है। सही सही सही। तो ये आपको इस्लामिक स्कूल वाले भी आपको करते हुए बताएंगे बहुत तसल्ली से, हाँ, बिकॉज उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, सिस्टम बनाने के बाद नाउ दे आर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। और इवन अगर आप के अंदर ये भी करेंगे कि आप उसको अपनी सोर्स ऑफ इनकम को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो एक क्रिएशन के साथ ना आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। आपने एक क्रिएशन की है, इदारा एज अ क्रिएशन, जैसे क्रिएटिव आउटपुट, तो उसके साथ आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, और इसको निगेट करना बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। एक आखिरी कोट मैं क्विकली शेयर कर दूंगी, किसी की कोट है, it is difficult for somebody to understand something। एक सेकंड में, अगर आप मुझे एक सेकंड दें, मैं जी यहाँ जी। पे गूगल पर सर्च करता जी जी। हूँ। It is difficult to ये कोट है कि इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ मैन टू अंडरस्टैंड समथिंग व्हेन हिज सैलरी डिपेंड्स ऑन नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। है जी। ये अमेरिकन था ये, अपटॉन सिंक्लेयर। सही। 100 साल, तकरीबन 100 साल पहले इसने ये बात बोली। अब इस्लामिक बैंकिंग वालों को आप समझाएंगे भाई आप भी काम भी कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको वहीं से आएगी, आपको इस्लामिक बैंकिंग के लोगों से। तो इस्लामिक स्कूल वाले जो है वो, क्योंकि वो चला रहे हैं 20 साल से सिस्टम, तो वो आपको समझाएंगे भाई ये काम ठीक नहीं होगा। राइट। सो अगेन यहाँ पे हम हलाल आराम की बात नहीं करते, बल्कि हम बात जी करें जी कॉन्सिक्वेंसेस, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जी। माशरे पे। यानी कि चाहे एग्जैक्टली। कन्वेंशनल बैंक्स हों या इस्लामिक बैंक्स हो, अगर उनकी जी। बात करें तो उनका जो इम्पैक्ट है, हम्म। कंज्यूमरिज्म फैल रहा है, इंसान जी वो चीज़ खरीद रहा है या उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है जो उसकी औकात में नहीं है, और फिर जी दुनिया जी। से मोहब्बत है एग्जैक्टली एंड सो ऑन। जी एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जी जी। बिल्कुल सही है उसमें। हलाल मतलब मैं मुझसे पूछे ना भी इस्लामिक बैंक है हलाल बैंक, तो से हलाल बैंक, डोंट कॉल देम इस्लामिक। हम्म। ठीक है। हाँ, हलाल हलाल डेफिनेटली है वहाँ पर, जिस तरह पेप्सी हलाल, पेप्सी पीना आप इंशाल्लाह आपको गुनाह नहीं मिलेगा, तो अगर उसमें शराब या इस तरह की कोई भी चीज़ शामिल नहीं है, नशा होगा, तो और उसके इंग्रेडिएंट भी जायज तरीके से, हलाल तरीके से, तो इट इज हलाल। मैकडोनल्ड का बर्गर जो है वो भी हलाल हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हलाल हैं, लेकिन वो इस्लामिक उनको नहीं कहा जाता, तो बिल्कुल उनकी इस्लामी तारीख से, इस्लामी माशरे से, इस्लामी इकदार से, मतलब ऐसा माशरा जो मुकम्मल तौर पर इस्लामी इकदार के अकॉर्डिंगली चल रहा हो, वो कोई इनोवेशन करके लेकर आए, उसको आप इस्लामिक कह सकते सही हैं। सही। अब सल्तनत उस्मानिया में जो दरवाजों के बाहर जो खूंटियां होती थी, वो 2 तरह की होती थी, कि अगर आपने कोई खातून है तो वो छोटी वाली को नॉक करेगी, या मर्द है तो बड़ी वाली, ताकि फिर अंदर से जो बंदा निकले वो उसी आवाज को सुन के। तो अब दिस इज एन इस्लामिक इन्वेंशन, इस्लामिक आर्किटेक्चर। वाई? बिकॉज इस्लामिक वैल्यूज को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर। इस तरह की चीजों का आप इस्लामिक कह सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू दोज इंस्टीट्यूशन जो प्योरली किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने अपने किसी खास मकसद के लिए क्रिएट किया, और उनको आपने जो थोड़ा सा टचिंग मचिंग करके कुछ चीजें माइनस करके उसमें से हलाल अगर कर लिया, हलाल हो गया। हलाल पे कोई टेक्निकली आई कैन नॉट आर्ग्यू, बिकॉज आई एम नॉट अ मुफ्ती। ठीक है।
तो बट उसको इस्लामिक कहना मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल बना सके। इस पे मुझे लिखना है कहीं कहीं अभी, मुझे टाइम मिले तो I'm going to write a ठीक detailed ठीक है। सो article on this. आई थिंक हमने ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे हम जितना कम बात करें, जितना ज़्यादा बात करें कम है, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उस पे कैसी काफ़ी सारी डायमेंशन है जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो आई थिंक हमने आज उसका एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन कर ली है। इस पे हम इंशाल्लाह फ्यूचर सेशंस भी रख सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ एरियाज को लेके हम देख सकते हैं कि उसमें किस तरह की इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, या किस तरह की अप्रोच लेके चीज़ों की एसेंस को बरकरार रख के जो है वो उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बिफोर वी कंक्लूड, एनी फाइनल एडवाइस फॉर पीपल जो खैर का काम करना चाह रहे हो, या जिन्होंने ये हमारा आज का सेशन सुना? आज जो मुझे सबसे ज्यादा चीज मिसिंग लग रही है, वो एक लोगों से अगर पूछे भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास एक एक्सप्लेनेशन तो होती है, बट अगर वो खुद से बैठ के वो सोचे ना कि वो वाकई इनकी एक्सप्लेनेशन ठीक भी है कि नहीं है, तो उनको शायद फील हो गए वो, बिकॉज उनकी जो असल मोटिवेशन है वो क्या है, वाई यू आर डूइंग समथिंग, वाई यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ तबलीगी जमात में साबित करते हैं, वाई यू आर डूइंग समथिंग, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट क्यों बन रहे हैं, तंजीम इस्लामी और वट, उनकी पर्सनल नीड शायद कुछ और होती है, कि उस नीड को वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, और जब आप किसी नीड को समझते नहीं है तो वो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाता है आपकी। इंटरेस्टिंग, अभी साइकोलॉजी का एक वो है पैराडॉक्स, कि जब आप किसी नीड को समझते नहीं है ना तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाता है आपकी डिसीजन के ऊपर, इंटरेस्टिंगली। तो और एवेंचुअली फिर वो नीड आपको ड्राइव करती है, तो वो आपकी नीड्स एक्चुअली हैं, कि आगे सेल्फ अवेयरनेस वाला मौजूद है। इमाम गजाली की जो पहली जो कीमिया सादत की जो पहली लाइन है वो एग्जैक्टली ये है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, और उन्होंने पूरे चैप्टर के अंदर इसी मौजूद बात की, इंसान बेसिकली है क्या, व्हाट वी आर एक्चुअली मेड अप ऑफ, और उसके मुख्तलिफ डायनामिक्स पर उसने बात की। इंटरेस्टिंगली व्हाट इज डिस्क्राइबिंग इज कमिंग वेरी क्लोज टू सम मॉडर्न वेस्टर्न थ्योरीज। मैं आपको हैरान हूँ कि भाई ये इतना पैरेलल कैसे चल रहा है। अच्छा, इमाम गजाली का ऑफ कोर्स एजेंडा कुछ और है, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का एजेंडा कुछ और है, तो वो ऑब्वियसली हम इसको दोनों को 100% कंपेयर नहीं कर सकते। बट इमाम गजाली इज टॉकिंग अबाउट दिस कि यू मस्ट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स फर्स्ट, हमारी मोटिवेशंस क्या है, हमारी बहुत सारी हमारी जात के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है, और बाकायदा लिखा है इमाम गजाली ने। इवन अशरफ अली थानी साहब ने भी लिखा है इस चीज के ऊपर कि भाई देर आर सर्टेन थिंग्स जिसको हम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो जिसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते वो एग्जैक्टली क्या है, आर यू आइडेंटिफाइंग देम। अगर आप उस पर्टिकुलर फोर्स के साथ गुत्थम गुत्था हुए हैं अपनी जात के अंदर, तो आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, और उसके नतीजे में जो एग्जॉशन हो रही है उसके नतीजे में फिर आपकी रूहानियत पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस वाला जो मॉडल है दैट इज वेरी क्रिटिकल इन दैट सेंस। और इवन जो स्कॉलर्स हैं, मदरसे के स्टूडेंट हैं, दीन का जो काम कर रहे हैं, मुझे फील होता है कि ये जो सेल्फ अवेयरनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली इन 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 कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर हम आ रहे हैं, हमारा माशरा जो है वो इस्लामी माशरा नहीं है, उसकी एक मखसूस तारीख है। कॉलोनियल कॉलोनियलिज्म का जो पूरा फेस था हमारे एंसेस्टर्स ने वो गुजारा है, उसके अंदर उसके अपने नफसियाती असरात थे उनके ऊपर, और वो ग्रेजुअली ट्रांसफर हुए हैं, और राइट, अनकॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड। तो एक बड़ी यूनिक किस्म की हमारी साइकी है, तो उस साइकी को सामने रखते हुए जो भी तस्वीर का मॉडल बिल्ड होगा वो अकॉर्डिंगली होगा, अदरवाइज उसको हम अगर हमने सामने नहीं रखा और हमने बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू कर दी और मशक्कत में डाल दिया इंसान को, तो वो वही बात है कि आपकी टांग टूटी हुई और आपने जो बंदे से बोला चलो भाई ट्रेडमिल ट्रेडमिल सामने है भागो, ठीक है, तो वो अगर वो कन्विंस होकर भागना शुरू भी कर दे तो अभी यू कैन इमेजिन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। तो दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, तो इस पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत ठीक है। है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम निकाला, और इंशाल्लाह आगे भी इंगेज करते रहेंगे, और इंशाल्लाह सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से और दीगर हवालों से भी इंशाल्लाह मजीद सेशंस फ्यूचर में होंगे। जस्ट टू समराइज, जो हमने आज बातें की हैं वो ये कि जो वेस्टर्न अप्रोच है और जो इस्लामिक अप्रोच है वो काफ़ी डिफरेंट है। वेस्ट में जो है वो सिस्टम्स पे, टेक्नोलॉजीज पे, टूल्स पे ज़्यादा रिलाई किया जाता है, इंसानों को कम ट्रस्ट किया जाता है। जबकि जो हमारे मॉडल है जिसमें इंसान की तस्किया के ऊपर काम किया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई किया जाता है। तो आई थिंक अपने रूट से जुड़ने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम मरूब होकर बगैर सोचे समझे जो है वो दूसरों को फॉलो करते रहें, और फाउंडेशन लेवल पे तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ताकि जो है मतलूबा नताइज जो है वो हासिल हो सकें। और दूसरी चीज़ ये कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करें। और तीसरी चीज़ ये कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी क्रिटिकल, चाहे लाइफ के किसी भी एरिया में हम काम करने को
प्लान कर रहे हो। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इस डिस्कशन को सुना। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे मजीद इस तरह की मालूमाती इंफॉर्मेशन के साथ। इजाज़त दीजिए हम दोनों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।